अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर क्या अमेज़ॉन से अभी भी पैसे कमाए जा सकते हैं। ये जो अभी भी वाला लफ्ज़ है ना, मैंने कहा यार इसको अब मैं प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा। इस पे इंशाल्लाह हम प्रॉपर लेक्चर्स बनाएंगे और हमने इस सीरीज़ का नाम अमेज़ॉन 2.0 रखा है, यानी कि ये सेकंड वर्जन ऑफ ट्रेनिंग या सेकंड वर्जन ऑफ, आप समझ लें, एक ऐसे मेथड्स इंशाल्लाह मैं आपको रिवील करूंगा जिससे आप आज के दौर में अमेज़ॉन पे घर बैठे ऑनलाइन डॉलर कमा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारी आवाम में, हमारे लोगों में, सिर्फ हमारे नहीं, यानी कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में एक ट्रेंड आता है, एकदम अफवाह चलेगी कि भाई अमेज़ॉन स्कैम है, अमेज़ॉन फ्रॉड है, क्योंकि उनके साथ फ्रॉड हुआ होता है, उनके साथ स्कैम हुआ होता है। और वो लोग होते हैं जिनके साथ स्कैम होता है, जिन्हें खुद काम का नहीं पता होता। इसलिए मैंने हमेशा कंटेंट बनाया आप लोगों को सिखाने के लिए, आपको ट्रेन करने के लिए, ताकि आप किसी के हत्थे चढ़ के अपने कीमती पैसे जो आपने हक हलाल की कमाई है वो ज़ाया ना करो। लेकिन अब वो जो एक झाग सी क्रिएट हुई थी ना, जिसके अंदर सब लोग बस समझ रहे थे कि अब हम ड्रॉप शिपिंग कर लेंगे, पैसे कमा लेंगे, प्लाजे खरीद लेंगे, गाड़ियां खरीद लेंगे, वो सारी झाग अब बैठ चुकी हुई है। यही वजह है कि मैंने अमेज़ॉन पे कंटेंट बनाना काफ़ी देर तक बंद कर दिया था, क्योंकि लोग अभी समझ ही नहीं रहे थे। मैंने कहा यार ये जो वक्त होता है ना, वक्त सबसे बड़ा मरहम होता है। ज़रा वक्त गुजर ले, झाग बैठ जाए नीचे, फिर ओरिजिनल चीज़ रहेगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम पहले भी अमेज़ॉन पे काम कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छे पैसे कमा रहे हैं, और हम चाहते हैं कि जो हम कमा रहे हैं हमारे सुनने वाले भी वो कमाएं। इस सीरीज़ के अंदर जो कि अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं, आज उसका पहला लेक्चर है। अमेज़ॉन को हम लेके चलेंगे, वो लोग भी सुन सकते हैं जो कि बिल्कुल नए हैं, जिन्होंने पहली दफ़ा अमेज़ॉन का नाम सुना है, वो लोग भी इससे फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी मैं नई चीज़ें भी आपको इंशाल्लाह बताऊंगा जो कि अपडेट हो गई हैं। अमेज़ॉन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर चीज़ें अपडेट होती रहती हैं। वक्त ज़ाया नहीं करते और हम अपनी टॉपिक पे आते हैं। अमेज़ॉन क्या है भाई? अमेज़ॉन एक शॉपिंग मॉल है जहाँ पर हम प्रोडक्ट्स बेचते हैं। बहुत सारे लोगों का ये गुमान है कि भाई ये कोई ट्रेडिंग ऐप है जिस पे हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे। मिसाल के तौर पे हमने $100 डाल दिया अमेज़ॉन की ऐप पे, जैसे बाइनेंस की ऐप है। आपने 100 बिटकॉइन बाय कर लिए, 100 तो खैर बहुत ज़्यादा है, आपने 100 USDT बाय कर दिए, रख दिए, डॉलर की प्राइस ऊपर की, उसको बेच दिया। टैट इज़ अ ट्रेडिंग ऐप जिसमें आप क्रिप्टो को ट्रेड करते हैं। हम बात कर रहे हैं रियल प्रोडक्ट सेलिंग की। असली प्रोडक्ट्स बेचनी है, फिजिकल प्रोडक्ट्स बेचनी है, हमने कैसे बेचनी है वो इंशाल्लाह हम सीखते हैं। अभी सिर्फ ये वाला कॉन्सेप्ट आपने क्लियर करना है कि भाई ये कोई ऐसी ऐप नहीं है, ये कोई एप्लीकेशन ही नहीं है जिस पे आप इन्वेस्ट करोगे और आपको प्रॉफिट आएगा। ये एक प्लेटफॉर्म है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। जैसे कॉमर्स होती है ना, जो लोग तो माशाल्लाह पढ़े हुए हैं उन्हें तो पता होगा भाई कॉमर्स क्या चीज़ होती है। ई कॉमर्स मतलब ऑनलाइन ट्रेडिंग, प्रोडक्ट सेलिंग, बाइंग सेलिंग। हम प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, ऑनलाइन हमें ऑर्डर आता है, हम वो प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाते हैं। कोरोना के बाद तो बहुत सारी चीज़ें अब आप लोगों को वैसे ही समझ में आ गई होंगी। घर बैठे आप फूड पांडा से फूड ऑर्डर कर लेते हो, दुबई बैठे हो तो तालिबात, नून, सब ऐप्स आपको घर पे चीज़ें दे देती हैं। आपको ग्रोसरी घर पे मिल जाती है, आपको मेडिसिन घर पे मिल जाती है। इसको ई कॉमर्स कहते हैं। और अमेज़ॉन भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम अपनी प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करते हैं, हमें ऑर्डर्स आते हैं और हम कस्टमर तक पहुँचाते हैं। यहाँ तक आपको उम्मीद है चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये कोई इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन नहीं है, ठीक है। ये प्रॉपर बिजनेस करने वाली ई कॉमर्स का B2C प्लेटफॉर्म है, यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर। यहाँ तक क्लियर हो गया। अगली बात करते हैं। बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं कि सर आप अमेज़ॉन FBA सिखाएं, अमेज़ॉन FBA का कोर्स करवाएं। अमेज़ॉन FBA है क्या, पहले तो ये समझ लें, क्या उसके कोर्स की कोई ज़रूरत भी है या नहीं। अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई, हमें ऑनलाइन ऑर्डर आता है और हम कस्टमर तक उसको पहुंचाते हैं। अब मेरा ये जुमला गौर से सुनिएगा, कस्टमर तक पहुंचाना। ये जो कस्टमर तक पहुंचाने का तरीका है, इसको FBA कहते हैं या FBM कहते हैं। बेसिकली FBA FBM ये दो चीज़ें हैं, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। FBA FBM ये दो ऐसे अल्फाज हैं जिसकी मदद से हम प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाते हैं। ये कोई बिजनेस मॉडल नहीं है, ये शिपमेंट मॉडल आप इसको कह सकते हैं, आप शिपिंग मेथड कह सकते हैं, फुलफिलमेंट मेथड कह सकते हैं। क्यों? FBA का मतलब है फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन, FBM का मतलब है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। ठीक हो गया। कहने का मतलब ऑर्डर आया आपके प्लेटफॉर्म पे, आपकी जो भी सेलर सेंट्रल का प्लेटफॉर्म है वहां पर ऑर्डर शो हो रहा है। अब अगर आपने वो लिस्ट FBA की हुई है और अमेज़ॉन उस ऑर्डर को कस्टमर तक पहुंचाता है, इसको हम FBA कहते हैं, ठीक है। अगर वो ऑर्डर, वो सामान आपके पास घर में या आपके वेयर हाउस में पड़ा है और आपको ऑर्डर आया और आप खुद कोई भी शिपिंग कंपनी को हायर करके उस ऑर्डर को कस्टमर तक पहुंचाते हैं, इसको FBM कहते हैं। उम्मीद है ये दो चीजें आपको क्लियर होगी। FBA कोई कोर्स नहीं है, ठीक है। कोर्सेज क्या है मैं वो आपको बता देता हूँ। अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल बिजनेस मॉडल सीखना है, आप सीखें। अमेज़ॉन होलसेल सीखना है, सीखें।
आर्बिट्राज सीखना है, ऑनलाइन आर्बिट्राज सीखना है, सीखें। एफिलिएट मार्केटिंग सीखनी है, सीखें। ड्रॉप शिपिंग सीखनी है, सीखें। ये आपकी चॉइसेस हैं, ये बिजनेस मॉडल्स हैं। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। अब इन बिजनेस मॉडल्स के अंदर बहुत सारे फुलफिलमेंट मेथड्स हैं, बहुत सारे क्या, 2 मेन है, ठीक है, एफबीओ और एफबीएम। आप प्राइवेट लेबल कर रहे हो तो भी आप एफबीओ और एफबीएम कर सकते हो। आप होलसेल कर रहे हो तो भी आप एफबीए और एफबीएम कर सकते हो। अगर आप आर्बिट्राज कर रहे हो तो भी आप एफबीए एफबीएम कर सकते हो। ये एफबीए और एफबीएम कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचाने के तरीक़ेकार को कहते हैं। इससे आसान अल्फाज में मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकूंगा। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। अब पहली चीज़ आपने ये क्लियर कर ली कि भाई ये कोई इन्वेस्टमेंट ऐप नहीं है कि आपने पैसा लगा दिया तो मोबाइल में पैसे आ रहे हैं। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं, सर हम मोबाइल पे काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते भाई, अमेजोन पे मोबाइल पे काम नहीं कर सकते। कौन लोग काम कर सकते हैं? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्या? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि भाई आपको एक नॉर्मल लेवल की इंग्लिश पढ़नी आनी चाहिए और समझनी आनी चाहिए। बोलना ज़रूरी नहीं है, सुनना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। हम कोई आइल्स का टेस्ट नहीं करने जा रहे। जो जुमला आप पढ़ो और समझ आ जाए आपको कि ये जुमला क्या है, फिर आपको वो जुमला लिखना पड़ जाए तो आप उसे लिख भी लो। क्यों ज़रूरी है ये? अमेजोन के साथ जब आप कॉरेस्पॉन्ड करते हो, अमेजोन के साथ जब बातचीत करते हो तो ज़्यादातर थ्रू ईमेल्स होती हैं। अमेजोन ने आपको एक नोटिफिकेशन भेजा और अगर आपको समझ नहीं आया कि वो नोटिफिकेशन क्या है, आपने उसको इग्नोर कर दिया, कल को वो कोई सीरियस नोटिफिकेशन हुआ तो आपका अमेजोन का अकाउंट ब्लॉक भी हो सकता है। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आ गई। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पता चल गया किन लोगों के लिए बिजनेस मॉडल है। अब अगले एक सवाल पे आते हैं। कुछ सवालों के जवाब स्टार्ट में क्लियर करना इस ट्रेनिंग के इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको पता चले कि ट्रेनिंग आपके लिए है या नहीं है। आपको ये यूट्यूब पे जो भी हम कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, लेक्चर 1 है उसका, आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं। और वो सवाल है कि भाई कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए। बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल। अब पहली चीज़ तो आपको ये पता होनी चाहिए कि आप कौन सा बिजनेस मॉडल ऑप्ट करने लगे। चलो जी, प्राइवेट लेबल को ले लेते हैं, जो कि हम ज़्यादातर फोकस पे उस पर करते हैं। प्राइवेट लेबल का मतलब ये है कि हम अपना ब्रांड अमेजोन पे लॉन्च करते हैं। हम अपने ब्रांड की प्रोडक्ट्स चाइना से तैयार करवाते हैं या कहीं से दुनिया के किसी भी कोने से तैयार करवाते हैं और हम वो प्रोडक्ट्स अमेजोन पे बेचते हैं। इसको प्राइवेट लेबल मॉडल कहते हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई। इन्वेस्टमेंट, अगर तो आप प्राइवेट लेबल खुद कर रहे हो, ठीक है, तो फिर डेफिनेटली आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए। कितनी चाहिए? मार्केट पर डिपेंड करता है। नंबर 2 प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है। नंबर 3 आपका कंपेटिटर कौन है। ये 3 चीज़ें मेरी याद रखिएगा। नंबर 1 मार्केट, अगर तो आप यूएसए के अंदर जा रहे हो, बड़ी मार्केट के अंदर जा रहे हो, तो डेफिनेटली आपकी अच्छा खासा सरमाया लगेगा। अब अगेन यहाँ पर प्रोडक्ट है, आपका कंपेटिटर कौन है। अगर आप एडिडास को कंपीट करने जा रहे हो तो फिर आप समझो कि भाई आपके पास $1 लाख भी कम पड़ जाएगा। अगर तो प्रोडक्ट ऐसी है जिसमें कंपटीशन थोड़ा सा कम है, जो कि हम सिखाते हैं कि कैसे इंशाल्लाह आप इन लेक्चर्स के अंदर भी सीखोगे, तो उसका क्या तरीकाकार होगा, उसके लिए इन्वेस्टमेंट फिर कम होती जाएगी। हमें ये इन्वेस्टमेंट और कंपटीशन को क्यों फोकस करते हैं? जितना बड़ा कंपेटिटर होगा हमें उसके लेवल पे जाके मार्केटिंग करनी पड़ती है, पीपीसी कैंपेन्स चलानी पड़ती हैं, फ्री गिव अवेज देने पड़ते हैं, अपनी सेल्स को उसके साथ मैच करना पड़ता है। तो इसके लिए एक बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए। अब बहुत सारे मेरे सुनने वाले पाकिस्तान, इंडिया, दुबई, बांग्लादेश, मतलब पूरी दुनिया से अल्हम्दुलिल्लाह सुने, क्योंकि सर हमारे पास तो पैसे नहीं है, तो क्या हम अमेजोन पे काम नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ये जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, जो सिखाने जा रहा हूँ, या ऑलरेडी मेरे यूट्यूब पे कंटेंट पड़ा है अमेजोन का, आप इस स्किल को सीख लें। जब आपने सीख लिया तो आपके साथ बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो ऑलरेडी अमेजोन पे काम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं भी अमेजोन पे काम कर रहा हूँ तो मैं अकेला नहीं हूँ। स्टार्ट मैंने अकेले लिया, बिजनेस बढ़ा, मुझे अब टीम चाहिए होती है, वर्चुअल असिस्टेंट चाहिए होते हैं। अब आपने ये नहीं कहना सर हमें अपने साथ जोड़ लें, अल्हम्दुलिल्लाह माई टीम इज़ ऑक्यूपाइड और मेरे साथ पूरी वो, आई एम सेटिस्फाइड विद देम, ठीक है, काम चल रहा है। लेकिन मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर आपके पास ये हुनर है कि अमेजोन पे प्रोडक्ट्स कैसे बेचते हैं, तो आप लोगों को सर्विसेज दे सकते हैं एज ए वर्चुअल असिस्टेंट। सर्विसेज आप फाइवर पे जाके दे सकते हैं, अपवर्क पे जाके दे सकते हैं, फेसबुक से क्लाइंट्स ढूंढ सकते हैं, लिंक्डइन से क्लाइंट ढूंढ सकते हैं। जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, आप अपना यूट्यूब चैनल बना के लोगों को सिखा सकते हैं, वहाँ से आपको बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं। मेरे पास बहुत सारा 90% मेरा क्लाइंट यूट्यूब से आता है, चाहे वो मेरे स्टूडेंट्स आए ट्रेनिंग करने के लिए या फिर वो अपना अकाउंट हमसे मैनेज करवाना चाहें। तो अगर आपको ये स्किल आता है
जो कि हम सिखाते भी हैं, पेड ट्रेनिंग्स भी चलती हैं। पेड ट्रेनिंग की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में होगी, उस कॉन्टैक्ट पे आप रब्ता करके अगर आप क्विक सीखना चाह रहे हैं। अदरवाइज ये कोर्स तो इंशाल्लाह हमारा चलेगा, और ये कोर्स फ्री है जो यूट्यूब पे है, लेकिन जो हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स करवाते हैं वो पेड होती हैं। तो यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि भाई प्राइवेट लेबल होता क्या है। हम अपने ब्रांड की चीज़ तैयार करवाते हैं, और वो लोग जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है वो भी अमेजोन से पैसे कमा सकते हैं। आपके ज़हन में आ गया सर हम एज ए वर्चुअल असिस्टेंट काम करेंगे, कितने पैसे कमा लेंगे? भाई अगर आप स्टार्टिंग की बात करो $250 से $300 आपको एक क्लाइंट आराम से दे देता है। क्यों? हम ज़्यादा गोरा क्लाइंट पकड़ते हैं, हम पाकिस्तानियों के साथ काम नहीं करते। नंबर 2, जब आप मेच्योर होते जाते हो तो एक एक क्लाइंट आपको $1000 भी देता है। जब आप उससे ज़्यादा मेच्योर और एक्सपीरियंस हो जाते हो और क्लाइंट को पैसे कमा के देते हो तो भाई वो आपको पार्टनरशिप भी ऑफर कर देता है। और ये मैं वो बातें नहीं बता रहा जो यूट्यूब पे यूट्यूबर्स हवाई बातें बताते हैं, ये वो बातें जो प्रैक्टिकली हो रही हैं। मेरे साथ बहुत सारे पार्टनर्स मेरे अकाउंट के साथ काम कर रहे हैं। स्टार्ट उन्होंने छोटी सी सैलरी पे लिया, मुझे उनका काम अच्छा लगा, मेहनत लगी, करते गए। मैंने कहा यार आज से तुम इतने % पार्टनर हो, सैलरी वाला काम खत्म। तो भाई ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में होता है, ठीक है। इंशाल्लाह ये वीडियो की सीरीज चलती रहेगी। आज आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करने के लिए कोशिश की है कि भाई पहले अपना ज़हन क्लियर कर लो, ताकि नेक्स्ट लेक्चर जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है इंशाल्लाह हम उसके अंदर देखेंगे अकाउंट को साइन अप कैसे करना है, आपको वो चीज़ें बताऊंगा। नंबर 2 आपको हम बताएंगे कि प्रोडक्ट कैसे ढूंढनी है, प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करनी है। और ये 2.0 वर्जन होएगा, ये वो वाला टिपिकल पुराना नहीं होगा कि आप ये कर लें या वो कर लें। नो, ये थोड़ी सी एडवांस चीज़ें कि आजकल के दौर में अमेजोन की पॉलिसीज़ क्या हैं, इंशाल्लाह हम वो सारी डिस्कस करेंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई किस चीज़ का वेट है। आपको इंशाल्लाह फ्री में ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस चैनल पे जो आपको और कहीं नहीं मिलेगी इंशाल्लाह। उम्मीद है आपको ये बातें अच्छी लगी होंगी। कोई भी सवाल कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपको पता चल गया होगा पिछली वीडियो से कि हमने Amazon 2.0 एक क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है। लास्ट वीडियो के अंदर जो पिछली हमने वीडियो बनाई थी Amazon के बारे में, बहुत सारी जो मिसकंसेप्शन थी हमने उसको दूर किया, और आज एक तरह का हमारा पहला कदम है Amazon कारोबार के अंदर रखने के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि Amazon एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, समझ लें कि ये एक ऑनलाइन शॉपिंग मॉल है जिसके अंदर हमने अपनी शॉप ओपन करनी है, मतलब अपना अकाउंट साइन अप करना होता है और प्रोडक्ट्स वहाँ पर डिस्प्ले करके यानी कि लिस्ट करके बेचनी होती हैं। बहुत सारे बिजनेस मॉडल थे जो कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे, लेकिन अभी हम ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप इनको मूव करेंगे और बताएंगे कि कैसे आप ऑनलाइन Amazon पे काम करते हुए घर बैठे, घर की चार दीवारी में रहते हुए पैसे कमा सकते हैं। आज की वीडियो हमारी Amazon अकाउंट साइन अप से रिलेटेड है, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आप Amazon का अकाउंट साइन अप कर सकते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है। बहुत सारे लोग इसके बहुत ज़्यादा पैसे भी चार्ज करते हैं, लेकिन आपको किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है अगर आप मेरी वीडियो तसल्ली से स्टेप बाय स्टेप देख के उसको अप्लाई करेंगे। सबसे पहली चीज़, अकाउंट साइन अप करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई आपने कौन सा अकाउंट साइन अप करना है। अकाउंट्स की बहुत सारी टाइप्स हैं Amazon पे करने के लिए। मिसाल के तौर पे 2 तरह के सेलिंग प्लान Amazon आपको ऑफर करता है। नंबर 1 इंडिविजुअल सेलिंग प्लान, नंबर 2 प्रोफेशनल सेलिंग प्लान। अब इंडिविजुअल सेलिंग प्लान तो नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि यार आप एज ए इंडिविजुअल रजिस्टर करोगे, और बेनिफिट इसमें क्या होते हैं, Amazon कोई मंथली सब्सक्रिप्शन चार्जेस नहीं करता। जब आपको सेल होती है तब Amazon आपसे एक फिक्स % चार्ज कर लेता है। लेकिन हम कभी भी इंडिविजुअल सेलिंग प्लान पे नहीं जाते, हम आते हैं प्रोफेशनल सेलिंग प्लान पे। अब प्रोफेशनल सेलिंग प्लान पे जब मैं आऊँगा तो आपके ज़हन में क्वेश्चन आएगा कि सर बहुत सारे लोग तो एज ए इंडिविजुअल भी काम कर रहे हैं। तो ये आपको इसी चीज़ का जवाब मैं देने लगा हूँ। जो प्रोफेशनल सेलिंग प्लान है इसके नीचे भी 2 ब्रांचेज हैं अकाउंट की। नंबर 1 इंडिविजुअल, नंबर 2 बिजनेस। इस वाले इंडिविजुअल को आपने पहले वाले इंडिविजुअल सेलिंग प्लान के साथ मिक्स नहीं करना। ये इंडिविजुअल अकाउंट है, वो इंडिविजुअल सेलिंग प्लान है। हमने इंडिविजुअल अकाउंट बनाना है या बिजनेस अकाउंट बनाना है अंडर प्रोफेशनल बिजनेस। फायदा क्या है, क्यों हम प्रोफेशनल सेलिंग प्लान के अंडर ये काम करते हैं? क्योंकि इसके अंदर Amazon हमें अनलिमिटेड लिस्ट लगाने की, मतलब अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स बेचने की प्रिविलेज देता है। हाँ, एक इसका ये है कि आपको मंथली सब्सक्रिप्शन चार्जेस पे करने पड़ते हैं जो कि $39.99 है, यानी कि $40 बनते हैं USA में। इसी तरह जब आप रिस्पेक्टिवली दूसरी कंट्रीज में अकाउंट साइन अप करते हैं तो उसके इक्विवेलेंट पैसे बनते हैं। लेकिन अगर आप UAE में हैं तो भाई आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, UAE में अभी तक Amazon आपसे कोई सब्सक्रिप्शन, कोई मंथली सब्सक्रिप्शन चार्ज नहीं कर रहा। फ्री ऑफ कॉस्ट अपना अकाउंट बनाओ और प्रोडक्ट्स बेचना स्टार्ट करो। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें पता चल गई होंगी और अब आपको ये फैसला करना आसान है कि हमने प्रोफेशनल सेलिंग प्लान के अंडर इंडिविजुअल बनाना है या बिजनेस बनाना है।
अब इंडिविजुअल और बिजनेस के अंदर भी थोड़ा सा मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ। वैसे तो बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता उनकी आसानी के लिए भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। नंबर 1, इंडिविजुअल सेलिंग प्लान का मतलब ये है कि ऐसा अमेजोन का अकाउंट जो आप अपनी ज़ाती तफसीलात यानी कि ज़ाती डिटेल्स पे बनाते हो। मिसाल के तौर पे मेरा नाम मिर्ज़ा मोहम्मद अरसलान है, मैं अपना अकाउंट बनाते वक्त अपना जो नाम रखूँगा बिजनेस नेम वो मिर्ज़ा मोहम्मद अरसलान होएगा, क्योंकि मैं एज ए इंडिविजुअल हूँ। और वहाँ पे एक ऑप्शन आती है कि आई वांट टू रजिस्टर एज एन इंडिविजुअल। जब आप ड्रॉप डाउन मेन्यू करोगे वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वहाँ पर आपने अपने आप को एज ए इंडिविजुअल डिक्लेयर करना है। उसके बाद मैं एड्रेस डालूंगा अपना, जो मेरे आईडी कार्ड पे लिखा हुआ है, जो मेरे घर का एड्रेस है मैं वो लिखूंगा, अपना पर्सनल फ़ोन नंबर दे दूंगा, अपना पर्सनल ईमेल एड्रेस दूंगा, अपनी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट लगाऊंगा, पर्सनल जो मेरा डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है एज ए चार्ज मेथड में मैं उसके अंदर लिंक कर दूंगा। इसको हम कहते हैं इंडिविजुअल। जो किसी पर्सनैलिटी के नेम पे अकाउंट बनाया जाता है उसको इंडिविजुअल अकाउंट कहते हैं। दूसरी तरफ आ जाता है बिजनेस अकाउंट। बिजनेस अकाउंट कंपनी अकाउंट होता है, जैसे नाम से बिजनेस अकाउंट है। इट मीन्स कि अगर आप बिजनेस अकाउंट बनाना चाहते हैं तो आपके पास कंपनी रजिस्टर होनी चाहिए। अगर मैं यूएसए की बात करूं तो एलएलसी, यूएई की बात करूं तो भी एलएलसी, और अगर मैं यूके की बात करूं तो लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए। तो अगर आपके पास ये कंपनी है तो आप बिजनेस अकाउंट बना सकते हैं। और बिजनेस अकाउंट बनाने के लिए नंबर 1, आपने अपनी कंपनी की डिटेल्स यूज करनी है, कंपनी का लाइसेंस यूज करना है, कंपनी का बैंक अकाउंट यूज करना है। कंपनी की डिटेल्स यूज करते हुए आपने ये वाला अकाउंट साइन अप करना है। अब बहुत सारे लोगों के ज़हन में सवाल आएगा, सर हम तो अभी बिल्कुल नए हैं और हमें इतना एक्सपीरियंस नहीं है अमेजोन पे काम करने के लिए, तो हम कैसे पहले अपनी कंपनी रजिस्टर कराएं और फिर बिजनेस अकाउंट बनाएं, तो क्या हम एज ए इंडिविजुअल नहीं स्टार्ट कर सकते? तो इसका जवाब है जी हाँ, आप एज ए इंडिविजुअल स्टार्ट कर सकते हैं। कोई भी मार्केट प्लेस है, आप अपना इंडिविजुअल साइन अप करें। जैसे ही आपका काम थोड़ा सा फ्लरिश होता है, उन्हीं कमाए हुए पैसों से अपनी कंपनी रजिस्टर करवाएं और अपने बिजनेस को एक्सपैंड करें। अब यहाँ पर आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपकी पॉकेट में पैसे कितने हैं। नंबर 2, आपका बिजनेस मॉडल कौन सा है, क्योंकि कुछ बिजनेस मॉडल ऐसे हैं जो कि रिक्वायर है उनके लिए एलएलसी। मिसाल के तौर पे अगर आप अमेजोन होलसेल बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके पहला स्टेप ही कंपनी है। क्यों? आप ब्रांड्स अप्रूवल लेते हो। जब ब्रांड अप्रूवल्स की बात आती है तो ब्रांड्स हमेशा कंपनीज को अप्रूव करते हैं, कभी किसी इंडिविजुअल को ऑथराइज या अप्रूव नहीं करते कि उनकी प्रोडक्ट को रीसेल किया जाए। तो उसके लिए आपके पास कंपनी भी होना ज़रूरी है, रीसेलर सर्टिफिकेट होना भी ज़रूरी है। हाँ, अगला सवाल लोग करते हैं कि सर क्या हम प्राइवेट लेबल स्टार्ट कर सकते हैं एज ए इंडिविजुअल? तो इसका जवाब है जी हाँ, आप एज ए इंडिविजुअल अपना अकाउंट बनाएं। अमेजोन को इससे कोई कंसर्न नहीं है, आप इंडिविजुअल हो या बिजनेस हो, आप अपने नाम का ब्रांड लॉन्च कर सकते हो। लेकिन नुकसान क्या होंगे? नुकसान सुन लो इंडिविजुअल पे करने के। नुकसान ये होगा कि यार आप अपना एक ब्रांड लॉन्च करोगे XYZ नेम से, उसको आप बड़ी मेहनत करके ऊपर लेकर आओगे, रैंक करोगे, लेकिन फिर लोग आके आपकी सेल्स चोरी करने लगेंगे और आप क्लेम भी नहीं कर सकोगे कि यार ये मेरा ब्रांड बेच रहे हैं। क्यों? ब्रांड कंपनी का होता है, इंडिविजुअली आप इंडिविजुअल हो, कंपनी नहीं हो। तो सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि यार आपकी सेल चोरी होनी शुरू हो जाती है। मेहनत करके आप पहले पेज पे लाओ अपनी लिस्ट को, कोई और आके उसके साथ चिपक के बेचना शुरू कर दे। लेकिन जो एक और बेनिफिट भी मिलता है बिजनेस के साथ, वो होता है A+ कंटेंट मैनेजर। आपने अमेजोन पे बहुत सारी लिस्ट देखी होगी जिन पे वीडियो चल रही है, बहुत अच्छे ग्राफिक्स लगे होते हैं डिस्क्रिप्शंस के अंदर। वो सारे प्रिविलेज मिलते हैं, बेनिफिट्स मिलते हैं बिजनेस को। लेकिन सिर्फ कंपनी बनाने से A+ कंटेंट मैनेजर नहीं मिलता। कंपनी बनाते हैं, कंपनी के बाद हम ट्रेडमार्क लेते हैं, ट्रेडमार्क लेने के बाद हम अमेजोन के ऊपर ब्रांड रजिस्ट्री अप्लाई करते हैं। ब्रांड रजिस्ट्री जब हमें मिल जाती है तो फिर समझो कि हम चौधरी हैं अमेजोन के ऊपर, कोई हमारे ब्रांड को कॉपी नहीं कर सकता। अदरवाइज अगर आप एज ए इंडिविजुअल करें तो आप प्रोडक्ट्स तो बेच सकते हैं, टेक्निकली तो कोई मसला ही नहीं है। आप चाइना से सोर्स करें, अपने नाम का लेबल लगवाएं, बार कोड खरीदें, लिस्ट लगाएं और बेचना शुरू कर दें, नो इशू। लेकिन इशू कब बनता है? जब आप तरक्की करके ऊपर आ जाते हो, लोग आपके साथ चिपकना शुरू करते हैं, आपकी सेल चोरी करना शुरू करते हैं और आपके ब्रांड को क्लेम कर लेते हैं। बहुत सारे बाज़ का तो ऐसे भी सीन होते हैं कि आप बड़ी मेहनत करके आपने XYZ अपना ब्रांड बनाया, दूसरा बंदा देख रहा है कि यार आपने ब्रांड बना लिया, आपके कंपैटिटर ने उसी ब्रांड का ट्रेडमार्क लिया, सारा कुछ किया और आखिर पे वो ब्रांड लिस्टिंग ही हाईजैक कर ली कि भाई ये तो मेरी लिस्टिंग है। अमेजोन को कहता है तो मेरा ब्रांड है, देखो ट्रेडमार्क जिसके पास है वो ब्रांड ओनर है। और इसीलिए ज़रूरी होता है कि आप इस तरह करो। लेकिन मैं अपने स्टूडेंट्स को ये नहीं कहता, खासतौर पे वो स्टूडेंट्स जिनके पास बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होती, जिनके पास इतनी इन्वेस्टमेंट होती है कि वो अपनी इन्वेंट्री बाय कर लें या थोड़ा सा मार्केटिंग का एक्सपेंस पेयर कर लें, मैं उनको ये कहता हूँ
अगर वो यूए की बात करते हैं तो वो एज इंडिविजुअल स्टार्ट करें, जैसे उनका काम फ्लरिश हो जाए, ई कॉमर्स लाइसेंस लें, फिर अपने अकाउंट को उसके ऊपर शिफ्ट कर लें। हाँ, यूएसए यूके के लिए कंपनी रजिस्ट्रेशन इट्स नॉट अ बिग डील, उनको तो मैं कहता हूँ भाई कंपनी बनाओ। हाँ, प्रॉब्लम कहाँ आती है, ट्रेडमार्क के अंदर एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, लेकिन जब काम करना है तो फिर करना है। लेकिन आपको ये बात जाननी है, बहुत सारे लोग जो ये सवाल करते हैं कि सर क्या प्राइवेट लेबल एज ए इंडिविजुअल अकाउंट हम कर सकते हैं, तो उसका जवाब है जी हाँ, आप कर सकते हैं। नुकसान क्या है वो मैंने आपको तफसील से एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब आते हैं अकाउंट कैसे साइन अप करना है स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, जो मैं आपको तरीका बताने लगा हूँ, कॉपी पेंसिल पकड़ लो। दुनिया की किसी भी मार्केट के अंदर अकाउंट साइन अप करना है, इन्हीं तरीकों से करना है। अकाउंट साइन अप करने के लिए आपके पास 4 अदद चीज़ें होनी चाहिए। नंबर 1, अपना टेलीफोन नंबर, ऐसा टेलीफोन नंबर जो पहले कभी अमेजोन अकाउंट साइन अप करते हुए यूज़ नहीं हुआ। नंबर 2, आपके पास ईमेल एड्रेस होना चाहिए, और वो ईमेल एड्रेस भी कभी अमेजोन सेलिंग के लिए यूज़ नहीं होना चाहिए, कोई किसी और सेलर सेंटर पे यूज़ नहीं होना चाहिए। कोशिश करनी है कि वो यूनिक हो। उसके बाद तीसरी जो मेन चीज़ आपको चाहिए वो आपकी आइडेंटिटी है। अब आइडेंटिटी आपका CNIC हो सकता है, इट कैन बी योर पासपोर्ट, इट कैन बी योर एमिरेट्स ID, या जिस भी कंट्री में आप हो वहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकता है। आपने अपनी आइडेंटिटी प्रूफ करनी होती है। उसके बाद चौथी चीज़ होती है बैंक अकाउंट। आपके पास जो बैंक अकाउंट होगा उसकी 2 चीज़ें अमेजोन आपसे रिक्वायर करेगा। नंबर 1, आपकी बैंक स्टेटमेंट। नंबर 2, उसका चार्ज मेथड। अभी ये चार्ज मेथड क्या होता है अभी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले आपने ये चीज़ें नोट कर ली हैं कि भाई 4 चीज़ें आपको रिक्वायर हैं। टेलीफोन नंबर, ईमेल एड्रेस, आइडेंटिटी प्रूफ के लिए पासपोर्ट, ID कार्ड, एमिरेट्स ID, वॉटएवर जिस कंट्री में आप कर रहे हो उसके मुताबिक, या जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हो, इंडिया में हो, बांग्लादेश में हो, मलेशिया में हो, जहाँ से आप मेरी वीडियो सुन रहे हो, दुबई में हो तो एमिरेट्स ID लगा लेना। चौथा, आपका बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट की 2 चीज़ें रिक्वायर हैं, बैंक स्टेटमेंट और कार्ड। इट कैन बी डेबिट कार्ड, इट कैन बी क्रेडिट कार्ड। ठीक है, ये बहुत सारे लोग कहते हैं सर हमारे पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, टेंशन ही खत्म, डेबिट कार्ड लगा दो, कोई इशू नहीं है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। अब जो बैंक की चीज़ें मैं उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम अगले टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। और वो ये है कि एक होता है भाई चार्ज मेथड, एक होता है डिपॉजिट मेथड। जब आप अकाउंट साइन अप करोगे तो अमेजोन आपसे 2 चीज़ें पूछेगा। डिपॉजिट मेथड का मतलब ये है कि आपने अमेजोन को अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स देनी है। क्यों देनी है? जब आपकी प्रोडक्ट्स बिकेंगी तो अमेजोन ने पैसे कहाँ देने हैं? आपके बैंक अकाउंट में। तो आपने अपना एक बैंक अकाउंट अटैच करना है अमेजोन के साथ, उसकी डिटेल्स देनी है, टाइटल देना है, स्विफ्ट कोड देना है, IBAN नंबर देना, जो वो आपसे मांगेगा आपने से प्रोवाइड करना है। आपका बैंक अकाउंट अटैच हो जाएगा अमेजोन के साथ एज ए डिपॉजिट मेथड। उसके बाद आ जाते हैं चार्ज मेथड। अब समटाइम्स ऐसे होता है कि आपकी सेल तो कुछ भी नहीं आ रही, लेकिन अमेजोन आपसे सब्सक्रिप्शन चार्ज कर रहा है, तो वो $40 कहाँ से चार्ज करेगा? तो आपको अपना कोई डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड अकाउंट के साथ अटैच करना है, या आप मिसाल के तौर पे कोई मार्केटिंग कर रहे हैं, PPC कैंपेन्स चला रहे हैं, एड्स चला रहे हैं अमेजोन के ऊपर, लेकिन आपकी सेल नहीं है, तो अमेजोन वो पैसे कहाँ से चार्ज करेगा? उसके लिए आपको अपना एक कार्ड अटैच करना है। सो चार्ज मेथड जिसमें अमेजोन आपसे चार्ज करता है। इन केस अगर आपके पास पैसे नहीं है, आपकी सेल इतनी नहीं हुई, सेल वाली अमाउंट नहीं पड़ी हुई, तो वो उसमें से डिडक्ट करेगा। अगर डिडक्ट नहीं हो सकते तो फिर वो आपके चार्ज मेथड में से डिडक्ट करेगा। सो डिपॉजिट मेथड, चार्ज मेथड, एवरीथिंग इज क्लियर। अभी भी अगर किसी से अकाउंट नहीं माना तो इसका मतलब उसने वीडियो गौर से नहीं देखी। हाँ, अब यहाँ पर आते हैं प्रॉब्लम के पास। पहली प्रॉब्लम, सर OTP नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, वाइकी VYKE, एक आप गूगल कर लें वाइकी को। ये कंपनी है जो कि आपको वर्चुअल नंबर प्रोवाइड करती है। आप यहाँ बैठे UK का नंबर ले सकते हैं, USA का नंबर ले सकते हैं, और भी कंट्रीज हैं जिनके आप नंबर ले सकते हैं। तो भाई वो एक नंबर बाय कर लो 1 साल के लिए, वो मेरे ख्याल 3,3500 रुपये का मिलता है। वो बाय कर लो। अकाउंट साइन अप करते वक्त आप वो वाला टेलीफोन नंबर यूज़ करो, उस पर OTP भी आएगा और आपका अकाउंट भी वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद अगली प्रॉब्लम आती है, सर बैंक अकाउंट ही नहीं है। ओए, अब क्या होगा? कोई मसला ही नहीं भाई। पेयोनीर, PAYOONER, पेयोनीर की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ जाके अभी अपना जीमेल डालो, अकाउंट साइन अप करो, वो आपको डिफरेंट बैंक अकाउंट्स दे देगा। वो बैंक अकाउंट्स आप अटैच करो और अपना अकाउंट जो है वो वेरीफाई करवाओ। बैंक स्टेटमेंट, पेयोनीर ही आपको बैंक स्टेटमेंट देगा फॉर द सेक ऑफ अमेजोन, स्पेशली उसने कस्टमाइज किया अमेजोन के लिए। अब अगला सवाल आएगा, सर बैंक में तो पैसे नहीं है, जीरो है, तो हम क्या जीरो बैलेंस के साथ स्टेटमेंट दे दें? भाई दे दो। अमेजोन को कंसर्न क्या है? आपका जो नाम है, आपकी जो आइडेंटिटी प्रूफ पे जो नाम है, वो दोनों मैच होने चाहिए। अगर वो मैच है, आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। लास्ट थिंग, बहुत सारे कंट्रीज के अंदर तो इसी वे से जो मैंने आपको बताया
अकाउंट साइन अप हो जाता है। कुछ कंट्रीज मिसाल के तौर पे पाकिस्तान उनमें से एक आता है जहां पर बाज़ अवकात वो आपसे कहता है भाई मैं तो आपको वीडियो कॉल के थ्रू वेरीफाई करूंगा, तो आपको वहां पर अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है। खुद ही आपके सामने सारा कुछ आ जाएगा, आपने स्टेप्स फॉलो करते जाने हैं। वो वीडियो वेरिफिकेशन आएगी, आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी है, इतने बजे आपने जो है ना इसको आपने लाइव आना है, तो उतने बजे आपने भाई अपने कंप्यूटर पे बैठ जाना है, क्लिक करना है, कोशिश करना है इंटरनेट आपका स्टेबल हो। वीडियो में वो कहेंगे जी अपना कार्ड दिखाएं जो या पासपोर्ट दिखाएं जो आपने अपलोड किया, वो दिखाओगे। वो कहेंगे स्टेटमेंट कौन सी अपलोड करी ये है, ओके जी। उसके बाद विद इन 72 आवर्स आपको बता देंगे आपका अकाउंट वेरीफाई हुआ है या नहीं हुआ। सिंपल प्रॉब्लम्स थे आपको बता दिए मैंने। बैंक अकाउंट नहीं है, सोल्यूशन बता दिया, पेयोनियर। ओटीपी नहीं आ रहा, वाईकी यूज कर लो, दैट्स इट, ठीक हो गया। कोई भी सवाल कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ सकते हो। अगली वीडियो बड़ी अहम होने वाली है भाई, दुकान तो हमने खोल ली, बेचना क्या है। सो नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे प्रोडक्ट हंटिंग, और वो भी बगैर किसी टूल को यूज किए हुए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। पिछला लेक्चर हमने बनाया कितनी तरह के अमेजोन के अकाउंट्स होते हैं, आपके लिए कौन सा अमेजोन का अकाउंट बेहतरीन है, कैसे उसको साइन अप करना है और अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। लेकिन अमेजोन का अकाउंट साइन अप कर लेना कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है। क्यों, अकाउंट तो साइन अप हो जाना है भाई। अमेजोन को आपने डॉक्यूमेंट्स दिया, आपका अकाउंट साइन अप हो गया, आपकी दुकान खुल गई। लेकिन उस दुकान में बेचना क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इस प्रोसेस को हम अमेजोन की टर्म्स में कहते हैं प्रोडक्ट हंटिंग। प्रोडक्ट हंटिंग एक ऐसे प्रोसेस का नाम है जिसके अंदर हम ऐसी प्रोडक्ट्स ढूंढते हैं जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, कंपटीशन बहुत कम होता है और प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा होता है। ये तीन बातें मेरी याद रखिएगा, डिमांड बहुत ज़्यादा, कंपटीशन बहुत कम और प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा। ये तीन प्रिंसिपल हम अपने पल्ले बांध लेते हैं जब भी हम प्रोडक्ट हंटिंग का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे लोग मेरे से क्वेश्चन करते हैं कि सर हमारा सियालकोट में बिजनेस है, हमारी इंडिया में फैक्ट्री है, हम ये प्रोडक्ट बनाते हैं, सर हम बांग्लादेश से ये चीज़ें ला के अमेजोन पे बेच सकते हैं। तो भाई ज़रूर बेचो अगर वो इस प्रिंसिपल को फॉलो कर रही है। प्रिंसिपल क्या, हाई डिमांड, लो कंपटीशन एंड गुड प्रॉफिट मार्जिन। जब प्रॉफिट मार्जिन की बात आती है तो मैं कहता हूँ भाई गुड कम से कम 25% से ऊपर स्टार्ट होता है। अगर आप कहो कि मैं 5% पे अमेजोन पे बिजनेस कर लूँ तो भाई चीज़ें तो बिक जाएंगी, लेकिन 5% इट्स नॉट अ प्रॉफिट यार। 5% के लिए तो ज़िंदगी में और बड़े कारोबार ऐसे हैं। आप फिर अमेजोन पे पैसे न लगाओ, आप कहीं और लगा लो। अच्छा, ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया। ये तो एक जनरल प्रिंसिपल है बिजनेस का, जो कि आप किसी भी बिजनेस के ऊपर ही अप्लाई करोगे ना, आप इंशाल्लाह कामयाब होगे। ज़िंदगी में कोई भी कारोबार करना हो, ऐसा कारोबार करो जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो लेकिन कर बहुत कम लोग रहे हो, तभी आप अच्छा प्रॉफिट मार्जिन निकाल सकेंगे। अब आते हैं थोड़ा सा क्राइटेरिया पे, यार कौन सी प्रोडक्ट्स हमने बेचनी है। क्राइटेरिया एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक चीज़ की तरफ दोबारा रोशनी डालना चाहूँगा जो कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर की, कि अमेजोन पे बहुत सारे बिजनेस मॉडल हैं। आप अपना प्राइवेट लेबल कर सकते हैं, आप अमेजोन होलसेल का बिजनेस कर सकते हैं, आप आर्बिट्राज, रिटेल आर्बिट्राज, ऑनलाइन आर्बिट्राज कर सकते हैं, आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। इन सारे बिजनेस मॉडल के अंदर जाहिर बात है हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। लेकिन क्या क्राइटेरिया एक ही है? क्राइटेरिया हर बिजनेस मॉडल का डिफरेंट है, लेकिन प्रिंसिपल असूल एक ही है जो मैंने अभी आपको बताया, हाई डिमांड, लो कंपटीशन एंड गुड प्रॉफिट मार्जिन। सबसे पहले प्राइवेट लेबल के क्राइटेरिया को समझ लेते हैं। प्राइवेट लेबल मतलब आपने अपना ब्रांड लॉन्च करना है, अपना ब्रांड आपने तैयार करवाना है। कहाँ से? चाइना से, इंडिया से, मलेशिया से, फिलीपीन से, पाकिस्तान से, जहाँ से दिल करता है तैयार करवाओ। पहले वो आपको ये पता होगा ये मेरा अपना ब्रांड है। अब उस ब्रांड के अंडर आपने प्रोडक्ट कौन सी बेचनी है, अब इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट हंटिंग। प्रोडक्ट ढूंढनी है। प्रोडक्ट ढूंढने के दो रास्ते हैं। एक तो ये है कि आप मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग करते हो, मतलब अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे करते हो। दूसरा तरीका होता है आप टूल्स की मदद से, बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं। आप हीलियम 10 यूज़ कर सकते हो, जंगल स्काउट यूज़ कर सकते हो, वायरल लॉन्च यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप मेरे से पूछो तो ये टूल सिर्फ आपको असिस्ट कर सकते हैं, क्विक एक ओवरव्यू दे सकते हैं, लेकिन आप इन पे रिलाय करके अपनी प्रोडक्ट नहीं लॉन्च कर सकते अमेजोन पे। क्यों? ये डाटा बहुत सारा जम्पशन बेस, कैलकुलेशन बेस होता है। अब अपने आप से एक क्वेश्चन करो कि वो डाटा जो आपको अमेजोन के प्लेटफॉर्म से मिलेगा वो ज़्यादा ऑथेंटिक है या जो आपको एक एक्सटर्नल टूल प्रोवाइड करेगा वो ज़्यादा ऑथेंटिक है? और इसका जवाब यही होगा कि भाई अमेजोन से बेहतर, अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे अमेजोन का डाटा इससे बेहतर और कोई प्रोवाइड नहीं कर सकता।
तो अमेज़ोन पे यानी कि amazon.com, amazon.ae, amazon.co.uk पे रहते हुए आपने कैसे प्रोडक्ट को एनालाइज करना है, जज करना है, क्या क्राइटेरियाज हैं। कॉपी पेंसिल पकड़ लो, क्विकली आपको प्राइवेट लेवल की कुछ चीज़ें बता दूंगा। बेसिकली प्रोडक्ट हंटिंग मैं कहता हूँ कि यार कॉमन सेंस है, लेकिन वो कहते हैं ना कॉमन सेंस भी एक ऐसी सेंस है जो कि सबके अंदर कॉमन नहीं होती। लेकिन कोई बात नहीं, बहुत सारी चीज़ें हमारे जहन में होती हैं, लेकिन कभी हमने उस तरह से उसको महसूस नहीं किया होगा। अभी मैं आपको बहुत सारी बातें बताऊंगा, आप कहेंगे सर ये तो बड़ी बेसिक है। ठीक है, बेसिक है, अप्लाई करो, प्रोडक्ट ढूंढो तो करो। फिर मेरे से ना पूछो सर मैं लेदर जैकेट बेच लूँ, मैं ये बेच लूँ, मैं वो बेच लूँ। इस प्रिंसिपल को फॉलो करो और पैसे कमाना शुरू करो। सबसे पहले आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं बेचनी जो कि जिसके अंदर एक्सपायरी डेट इन्वॉल्व हो। मतलब आपने फूड आइटम्स में नहीं जाना, आपने टायर्स नहीं बेचने जिसके अंदर एक्सपायरी आ जाएगी ना, मेडिसिन वगैरह कोई इस तरह की चीज़ें, लोशंस, क्रीमें, जिसके अंदर एक्सपायरी इन्वॉल्व होएगी ना, ये मैं प्राइवेट लेवल की बात करूँ, आपने उसको अवॉइड करना है। ठीक है, उसके बाद आपने कोई ऐसी चीज़ नहीं बेचनी जो कि ब्रेकेबल हो, टूट सके। आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं बेचनी जो सीजनल हो, ट्रेंडी हो, फैशन से रिलेटेड हो। क्यों? ट्रेंड आता है, चला जाता है। मिसाल के तौर पे आपने 1000 यूनिट तैयार करवाया, इन्वेंट्री आपने अमेजोन के पास भेज दी, पता चला जी इस प्रोडक्ट का ट्रेंड ही खत्म हो गया। फिर आते हैं सीजनल प्रोडक्ट पे। मिसाल के तौर पे आप लेदर जैकेट्स बेच रहे हैं, क्या कोई गर्मियों में आपसे लेदर जैकेट्स लेगा? नहीं। इसका मतलब है ये एक सीजनल प्रोडक्ट है जो सर्दियों में ही सेल होती है। उसके बाद फैशन भाई आज है कल नहीं है। आज बेल बॉटम जीन्स का फैशन है, कल को फलानी जीन्स का फैशन होगा। सो फैशन चेंज होता है। हम ऐसा क्यों करते हैं? मैं इन्हें क्यों अवॉइड करने का आपको कहता हूँ कि जो इन्वेंट्री हमने तैयार करवानी होती है वो बड़ी क्वांटिटी में तैयार करवानी होती है। तो ऐसा ना हो आपकी इन्वेंट्री स्टक हो जाए और वो सेल होना बंद हो जाए। आपने किसी ऐसी प्रोडक्ट में काम नहीं करना जो ब्रांड डोमिनेट हो। मिसाल के तौर पे आप कहो जी सर मैंने ट्रैक सूट्स बेचने हैं। ओके, आपके कंपेटिटर कौन है? सर मेरे कंपेटिटर एडिडास और नाइकी हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा आप नहीं बेच सकोगे, आप बेच लोगे, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसा बहाना पड़ेगा। और वैसे भी कुछ चीज़ें जो हैं वो लोग ब्रांड कॉन्शियस की वजह से उसको प्रेफर करते हैं। मिसाल के तौर पे एक ट्रैक सूट है जो कि $100 का बिक रहा है, आपका ट्रैक सूट है, आप कहते हो कि सर मैं $75 का बेचूंगा। अगर मैं बायर हूं तो भाई मैं $100 में एडिडास का लेना ही पसंद करूंगा, किसी भी दूसरे ब्रांड को मैं नहीं पसंद करूंगा। क्योंकि लोग ब्रांड कॉन्शियस होते हैं ना कि यार एडिडास का लोगो होना चाहिए, नाइकी का होना चाहिए, कोई भी है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको समझनी है, ब्रांड डोमिनेट नहीं होना चाहिए। फिर जो भी आपकी प्रोडक्ट का नाम है, कीवर्ड है, जब आप उसे अमेजोन पे लिखो तो आपने ये देखना है कि सिमिलर प्रोडक्ट शो हो रही हैं। फिर आपने ये देखना है क्या ब्रांड डोमिनेंट प्रोडक्ट तो नहीं है। अच्छा, ब्रांड से मुराद सिर्फ एडिडास, नाइकी, ये बड़े बड़े ब्रांड नहीं होते। अमेजोन पे जो बंदा भी अपना प्राइवेट लेबल कर रहा है वो भी अपना ब्रांड बेच रहा है। जैसे आप बेच रहे हो, आप भी एक ब्रांड ओनर हो। तो हमने ये देखना होता है कि यार एक प्रोडक्ट जो हम बेचने लगे हैं इसकी सारी सेल कोई एक ही बंदा तो नहीं खींच के जा रहा। अगर एक ही बंदा खींच के जा रहा है इसको हम कहते हैं ब्रांड डोमिनेंट प्रोडक्ट। तो ये जो ब्रांड डोमिनेंट प्रोडक्ट्स होती हैं इनको हमने अवॉइड करना है। क्यों? अगर हम इनको बेचने भी जाएंगे तो हम उतनी सेल ग्रैप नहीं कर पाएंगे। फिर हमने कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं बेचनी जो किसी का पेटेंट हो, ट्रेडमार्क हो, कॉपीराइट्स के इश्यूज आ रहे हो, हमने उससे दूर रहना है। फिर हमने ऐसी प्रोडक्ट्स को भी अवॉइड करना होता है जो वेरिएशंस रिलेटेड हो। वेरिएशंस क्या होती हैं? जब भी आप अमेजोन पे जाते हो गारमेंट्स में या किसी और चीज़ में, तो आप देखते हो फॉर एग्जांपल एक शर्ट है, उसके डिफरेंट साइजेज हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। अब कहने का मतलब ये है अगर आप भी कोई ऐसा ब्रांड लॉन्च करो जिसमें आपके कंपेटिटर वेरिएशंस यानी कि टाइप्स लेके बैठे हों कि स्मॉल टाइप भी है, लार्ज टाइप भी है, मीडियम टाइप भी है, या रेड टाइप भी है, ग्रीन है, ब्लू है, कलर्स वेरिएशन भी हो सकती हैं, साइज वेरिएशंस भी हो सकती हैं, वेट वेरिएशंस भी हो सकती हैं, कैलिब्रेशन मिसाल के तौर पर ये 0.6 ऑन्स है, ये 0.7 ऑन्स है, किसी भी तरह की वेरिएशन यानी कि उसकी टाइप्स और एग्जाम्स हो सकती हैं। तो इस तरह का अगर काम हो तो आपने नहीं करना। क्यों? आपने भी अगर उसे कम्पीट करना है तो आपको भी वेरिएशंस रखनी पड़ेंगी अपने पास। और वेरिएशंस रखने का मतलब ये है ये मज़ीद ज़्यादा पैसा लगेगा आपका प्रोडक्ट्स ख़रीदने के अंदर। तो इसलिए हम वेरिएशंस को अवॉइड करते हैं। ये मैंने आपको मोटी मोटी बातें बताई हैं प्राइवेट लेबल के लिए। अब अगर मैं बात करूं होलसेल बिजनेस मॉडल के अंदर या आर्बिट्राज के अंदर, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ये वाली हम इग्नोर कर जाते हैं, अप्लाई नहीं करते। क्यों? यहाँ पर जो हमारे कंपैटिटर होते हैं वो हमारे कंपैटिटर की लिस्टें होती हैं। मतलब आपकी लिस्ट लगी है, कंपैटिटर की लिस्ट है, बाकी टॉप पेज पे जितने बंदे बैठे हैं वो सारे FBA कर रहे हैं या FPM कर रहे हैं, वो एक सिंगल ऑनर है, ब्रांड ओनर्स हैं, वो आपके कंपैटिटर हैं। जब मैं होलसेल की बात करता हूँ या आर्बिट्राज की बात करता हूँ या चलो ड्रॉप शिपिंग की बात करते हैं, वहाँ पर आपका ज़्यादातर मुकाबला कंपैटिटर लिस्ट के साथ नहीं होता, बल्कि
जिस लिस्ट के साथ आप जुड़ के बेचने लगे हो, क्योंकि आप ब्रांड अप्रूवल लेते हो किसी ब्रांड के साथ चिपक के बेचने के लिए, तो हमने ये भी देखना होता है कि भाई जिसके साथ हम चिपकने लगे हैं, यानी कि मी टू लिस्टिंग करने लगे हैं। लिस्टिंग क्या होती है, इंशाल्लाह इस पर हम एक प्रॉपर लेक्चर है, आपने परेशान नहीं होना। कहने का मतलब ये है कि इस बिजनेस मॉडल के अंदर हम किसी एग्जिस्टिंग लिस्ट के साथ जुड़ के बेच रहे होते हैं। तो जब हम एग्जिस्टिंग लिस्ट के साथ जुड़े होते हैं तो वहाँ पर हमारे जो मेन कंपेटिटर होते हैं वो लोग होते हैं जो भी ऑलरेडी उस लिस्ट के साथ जुड़ के बेच रहे होते हैं। समझ लें, प्राइवेट लेबल के अंदर हम अपनी लिस्ट लगाते हैं, हम किसी एग्जिस्टिंग लिस्ट के साथ जुड़ के नहीं बेचते। जब मैं बात करता हूँ होलसेल बिजनेस मॉडल की, तो इसमें हम एग्जिस्टिंग लिस्ट के साथ जुड़ के बेचना शुरू करते हैं। जब हम उनके साथ जुड़ के बेचते हैं तो वहाँ पर जो ऑलरेडी लोग जुड़े होते हैं, हम देखते हैं कि उनकी प्राइस क्या है, प्राइस वॉर तो नहीं चल रही, बाय बॉक्स किस प्राइस पे मिल रहा है। तो यहाँ पर बाज़ औक़ात हम कुछ चीज़ें इग्नोर कर जाते हैं। मिसाल के तौर पे हम ट्रेंडी प्रोडक्ट्स में भी बाज़ औक़ात काम करेंगे, हम ऐसी प्रोडक्ट्स में भी काम करेंगे जिसमें एक्सपायरी डेट्स भी आती हों। फॉर एग्जांपल, आपने निविया की ब्रांड अप्रूवल ली हुई है और आप होलसेल कर रहे हो उसको, तो आप निविया बेचोगे, ठीक है, हालांकि उसमें एक्सपायरी डेट इन्वॉल्व है। लेकिन एडवांटेज क्या है और प्राइवेट लेबल और इसमें फ़र्क क्या है, दोनों में मैं क्राइटेरिया डिफरेंशिएट क्यों करता हूँ। नंबर 1, प्राइवेट लेबल हमारा ब्रांड है, बड़ी क्वांटिटी हमने प्रोडक्शन करवाई और अमेजोन के पास ले आए। होलसेल के अंदर हम थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज़ लेते हैं, 50 पीस पकड़े बेच दिए, 50 पीस पकड़े बेच दिए। सेम लाइक आर्बिट्राज, 50 पीस पकड़े बेच दिए। ड्रॉप शिपिंग तो चलो उसी टाइम ही खरीद के हम बेच रहे होते हैं, तो हमारा कहीं पर कैपिटल बाउंड नहीं होता, हमारी इन्वेस्टमेंट स्टक नहीं होती। 50 पीस नहीं बिके ना, ज़ाया हो गए ना, चलो ठीक है। जो 1000 पीस चाइना से प्राइवेट लेबल के लिए तैयार करवाया, अगर वो स्टक हो गया तो आप सोच सकते हैं आपके लिए कितनी बड़ी मुश्किलात हो सकती हैं। ये मैंने आपको जनरल ओवरव्यू दिया प्रोडक्ट हंटिंग से रिलेटेड। वैसे तो ये इतना बड़ा टॉपिक है कि अगर मैं आप 2 दिन भी इस पर बोलता रहूं तो मैं आपको इतना नॉलेज दे सकता हूं। फिर भी आपका कोई सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर पूछिएगा। और अगर आप हमारी पेड ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप वहाँ पर अपनी इनरोलमेंट करवा सकते हैं। आने वाले बैच के अंदर मैं खुद ट्रेनिंग करवाता हूँ, अमेजोन प्राइवेट लेबल एंड आर्बिट्राज की हम ट्रेनिंग करवा रहे हैं। फिर उसके अलावा अगर आप आप ऑलरेडी अमेजोन पे काम कर रहे हैं लेकिन आप स्टक हुए हुए हैं, तो आपका कोई भी क्वेश्चन हो, नीचे साइट का लिंक है, वहाँ पर जाके आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और मेरे से आप बात कर सकते हैं और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आपके फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि प्रोडक्ट्स कैसे अलीबाबा से परचेज़ की जाती हैं, किन चीज़ों का ख्याल रखना है, ट्रेड एश्योरेंस, वेरीफाइड सप्लायर कैसे ढूंढने हैं, RFQ कैसे जनरेट करना है, कैसे रेवेन्यू कैलकुलेटर से आपने अपनी बाइंग कॉस्ट का एक एस्टिमेशन लगाना है। ये सारा मैंने पिछले लेक्चर में समझाया। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं सुना तो आप जाके सुन सकते हैं, अदरवाइज इट्स ओके। अगर सुन लिया तो भाई आज का लेक्चर आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। आज हम एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि हर शख्स के जहन में पहला क्वेश्चन वो आता है कि सर हम जब प्रोडक्ट्स अमेजोन के वेयर हाउस में भेजेंगे कौन रिसीव करेगा, हमें कैसे पता चलेगा अमेजोन के किस वेयर हाउस में भेजना है, हमें कैसे पता चलेगा वहाँ पे कोई जॉन या मिस्टर फैसल होंगे या कोई भी होएगा और हम उसे कहेंगे हाँ जी भाईजान माल मिल गया था, और वो आपको कहेंगे हाँ जी भाईजान माल मिल गया टाटा, कोई मसला नहीं है। कैसे होगा, क्या चीज़ें गायब तो नहीं हो जाएंगी, वो क्या तरीक़ाकार है, वो क्या पैरामीटर्स हैं जिससे हम अपना जो सोर्सिंग किया हमने प्रोडक्ट्स सप्लायर से उठा के अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुँचाते हैं, जिसको हम FBA करना कहते हैं। ये FBA मॉडल है। अब आपकी बात बिल्कुल सही है, हमें कैसे पता चलेगा और कैसे इन्वेंट्री सप्लायर से उठा के अमेजोन के वेयर हाउस में भेजी जाती है, इसको हम कहते हैं शिपिंग प्लान बनाना। शिपिंग प्लान कैसे बनाया जाता है अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे जाके, बड़ा सिंपल है, कॉपी पेंसिल पकड़ लो, अभी मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा और आप वैसा वैसा करते जाओगे तो आप एक बिल्कुल सेफ़ और अच्छे तरीके से शिपिंग प्लान बना लोगे। ठीक है, सबसे पहले आपने जाना है मैनेज इन्वेंट्री में, जहाँ पर आपकी लिस्ट लगी होगी, जिसको आप डमी लिस्ट कह रहे हो क्योंकि वो इनएक्टिव आउट ऑफ स्टॉक है। और अब वो वक्त आ गया कि हमने उसको स्टॉक डालना है उस लिस्ट के अंदर। ठीक है, कैसे? सोर्सिंग हमने कर ली पिछले लेक्चर में, सप्लायर से हमने DDP रेट ले लिया, उसने कहा भाई प्रोडक्शन तैयार हो गई है। अच्छा, उसने तो कह दिया प्रोडक्शन तैयार हो गया, बगला काम कैसे हमने करना है, वो आपसे 2 चीज़ें मांगेगा जिनको कहते हैं लेबल्स। एक को कहते हैं हम बॉक्स लेबल, एक को कहते हैं प्रोडक्ट लेबल। क्या है तफसील में अभी देखते हैं, लेकिन अभी हम आ रहे हैं मैनेज इन्वेंट्री में। और जिस लिस्ट पे हमने अपनी प्रोडक्ट्स को भेजना है, हम राइट साइड पे एक एडिट का बटन आ रहा होता है, उस पर क्लिक करते हैं और वहाँ पर एक ऑप्शन आ रही होती है सेंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री।
तो अब ये जो रिप्लेनिश इन्वेंट्री की ऑप्शन है, आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक परफॉर्मा खुल जाएगा। उस परफॉर्मा में सबसे पहले आपने वो एड्रेस लिखना होता है जहाँ से आप शिप करने लगे हो। अब अगर तो आप अपने घर से अमेज़ॉन के वेयर हाउस में शिप कर रहे हो तो आप अपने घर का एड्रेस लिखोगे। चाइना के सप्लायर से शिप करवा रहे हो डायरेक्ट अमेज़ॉन के वेयर हाउस में तो चाइनीज़ सप्लायर का एड्रेस लिखोगे, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसकी सारी डिटेल्स लिखोगे। ठीक है, जहाँ से शिप होता है ना वहाँ से आपने उसकी डिटेल्स लिखनी होती हैं। फिर आपने ये नहीं लिखना कि कहाँ शिप करना है, वो अमेज़ॉन अभी आपको खुद ही साइड पे बता देगा कि ये वाला वेयर हाउस है। फॉर एग्जांपल अमेरिका में, न्यूयॉर्क में ये फ़लानी जगह हमारा वेयर हाउस है। अगर मैं यूएई की बात करूँ तो वो आपको बताएगा जी ये जबल अली में है या फ़लानी जगह पे। अमेज़ॉन आपको खुद ही साइड पे आपको लिखा आ रहा होगा। एक होता है शिपिंग एड्रेस और एक होता है शिप टू, शिप फ्रॉम, शिप टू। शिप फ्रॉम में आपकी डिटेल्स आ रही है या आपके सप्लायर की डिटेल्स आ रही है और शिप टू में अमेज़ॉन का वेयर हाउस आ रहा होता है। आपने वो डिटेल्स कॉपी करके अपने सप्लायर को भेजनी है, भाई ये एड्रेस है। लेकिन अगर आप उसे ये नहीं भी भेजते तो ये एड्रेस इतना मैटर यहाँ पर नहीं कर रहा। आगे मूव करते हैं। अमेज़ॉन आपसे पूछेगा कि आप सिंगल पैक भेजना चाह रहे हो या केस पैक प्रोडक्ट्स भेजना चाह रहे हो। सिंगल पैक का मतलब है कि एक ही कार्टन है, उसमें एक ही तरह की प्रोडक्ट्स हैं। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि एक ही कार्टन होता है, उसमें मल्टीपल SKUs होते हैं, मल्टीपल तरह की प्रोडक्ट्स होती हैं। उसमें रेड भी हैं, उसमें ग्रीन भी हैं, उसमें पेन भी हैं, उसमें नोटबुक्स भी हैं। मल्टीपल SKUs जहाँ आएंगे तो उसको हम इस तरह की पैकिंग को हम केस पैक कहते हैं। यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर होगी। मीन्स कि अगर तो एक ही तरह की आपके पास प्रोडक्ट्स आ रही हैं आप वो भी भेज सकते हैं। अगर मल्टीपल SKUs आप इकट्ठे भेजना चाह रहे हैं तो आप उसको भी भेज सकते हैं अमेज़ॉन के वेयर हाउस में एक ही कार्टन के अंदर। ठीक है, बहुत सारे लोग कन्फ्यूज होते हैं, सर ये अब 2-2 पीस के लिए हमें अलग कार्टन तैयार करना पड़ेगा, तो नहीं, ठीक है, आपको ऐसा नहीं करना। यहाँ तक चीज़ें क्लियर होगी। अब आप आगे मूव करोगे। आगे मूव करोगे तो अमेज़ॉन आपसे इन्फॉर्मेशन मांगेगा, कार्टन का साइज़ क्या है, वेट क्या है, प्रोडक्ट स्मॉल है, इसको प्रिपरेशन की ज़रूरत तो नहीं है, अगर इसको प्रिपरेशन की ज़रूरत है तो इसको बबल रैप में पैक करना है। जो इन्फॉर्मेशन वो आपसे मांग रहा है आपने उसको देनी है। हाँ, एक चीज़ वो आपसे पूछेगा कि ये जो प्रोडक्ट्स आप कर रहे हो, जितनी आपने क्वांटिटियाँ मेंशन की हैं, इस पे जो प्रोडक्ट लेबल है वो कौन लगाएगा, मीन इसको प्रिपेयर कौन करेगा। अगर तो प्रिपेयर में आप मर्चेंट लिख देते हो तो ओके फाइन, इसका मतलब है कि प्रोडक्ट की लेबलिंग आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप अमेज़ॉन लिखते हो तो अमेज़ॉन आपसे चार्ज करता है और वो आपने सिर्फ उसको कार्टन तैयार करके भेज देना, सिर्फ बॉक्स पे लगा के, बाकी लेबलिंग अमेज़ॉन खुद करेगा। लेकिन मैं ये रिकमेंड नहीं करता कि आप अमेज़ॉन से करवाओ। एक तो ये बड़ा डिले प्रोसेस हो जाता है, अमेज़ॉन को जब टाइम मिलेगा उसने तब लेबल लगा के आपकी लिस्ट को एक्टिव करना, वरना वो खाली पड़ी रहेगी। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम वहाँ पर मर्चेंट सेलेक्ट करते हैं तो नीचे एक ऑप्शन आ जाती है प्रिंट लेबल्स की। हम प्रिंट लेबल्स पे क्लिक करेंगे तो जितनी भी हमारी प्रोडक्ट्स होती हैं उन सब के लिए अमेज़ॉन, फॉर एग्जांपल हम 200 यूनिट्स भेज रहे हैं तो 200 लेबल्स अमेज़ॉन हमें PDF फॉर्म में दे देगा। वो PDF फॉर्मेट पे जो हमारे पास फाइल आएगी वो हम भेजेंगे किसको, सप्लायर को। सप्लायर क्या करेगा, वो सारे लेबल्स प्रिंट करेगा, स्टिकर प्रिंट करेगा और हर प्रोडक्ट पे एक स्टिकर लगा देगा, बारकोड। आपने देखा होगा प्रोडक्ट्स के ऊपर अक्सर बारकोड लगे होते हैं स्टिकर वाले, तो वो इस तरह, इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट लेबल्स। तो इस स्टेज पे हमने क्या ले लिया अमेज़ॉन से, प्रोडक्ट लेबल्स। अब ये क्यों ज़रूरी है, जब भी इन्वेंट्री आपकी अमेज़ॉन के वेयर हाउस पे जाएगी वहाँ पे स्कैनर्स लगे हैं, वो सिर्फ बारकोड स्कैन करते जाएंगे और इन्वेंट्री आपके शो होना शुरू हो जाएगी लिस्ट के साथ के ठीक है, यहाँ पर 200 यूनिट इस लिस्ट का हमें रिसीव हो गया है। फिर वो बिकने के काबिल होती है और आपको ऑर्डर्स आ रहे होते हैं। अगर किसी प्रोडक्ट पे आप बारकोड लगाना भूल गए या आपका सप्लायर लगाना भूल गया तो अमेज़ॉन उसको स्ट्रैंडेड इन्वेंट्री में डाल देगा, उसको कंसिडर नहीं करेगा सेलेबल इन्वेंट्री के अंदर। सो मेक इट श्योर कि आपकी लेबलिंग बड़ी एक्यूरेट होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया प्रोडक्ट लेबल। आप आगे मूव करोगे, वो आपसे बॉक्स का साइज़ पूछेगा, बॉक्स का वेट पूछेगा, वो शिपिंग कैरियर पूछेगा कि आप अमेज़ॉन की शिपिंग यूज़ करना चाहते हो। अगर तो आप सेम कंट्री में हो तो आप अमेज़ॉन से शिपिंग भी ले सकते हो। अगर आप चाइना से करवा रहे हो तो वहाँ पर DHL या जो भी कोरियर की सर्विसेज वहाँ अवेलेबल हों, आप वहाँ पर अदर्स में जाके उसको सिलेक्ट कर सकते हो। अगर तो आप अमेज़ॉन की शिपिंग चूज़ कर रहे हो तो अमेज़ॉन वहीं पे आपको बता देगा कि भाई मैं तुमसे $25 लूँगा ये काम यहाँ से लेकर अमेज़ॉन के वेयर हाउस में पहुँचाने के। आप वहाँ ओके करोगे तो जो भी आपका बैलेंस ऑलरेडी अकाउंट में होता है वहाँ से वो डिडक्ट कर लेगा। और अगर वहाँ बैलेंस नहीं है तो आपने जो चार्ज मेथड लगाया था अकाउंट साइन अप करते हुए वो उसमें से डिडक्ट कर लेगा। ठीक हो गया। अब यहाँ तक तो हो गया। अब जब आपने बॉक्स साइजेस और नंबर ऑफ बॉक्सेस बता दिए कि कितने बॉक्स हैं, वो सारे आपने बता दिए, वज़न भी बता दिया, उसके मुताबिक अमेज़ॉन अब आपको बॉक्स लेबल की ऑप्शन देगा कि प्रिंट बॉक्स लेबल। आप जैसे उस पर क्लिक करोगे, अगर आपका एक बॉक्स होगा तो आपको एक लेबल देगा, अगर 2 बॉक्स होंगे तो 2 लेबल देगा। बिल्कुल उसी तरह जैसे उसने प्रोडक्ट्स के मुताबिक आपको लेबल्स दिए,
यहाँ पर वो आपको बॉक्स के मुताबिक लेबल देगा, और वो लेबल सिंपल A4 पेपर पे आपने प्रिंट करने, बल्कि आपने नहीं करने एज इट इज़, वो आपने अपने सप्लायर को दे देने हैं कि भाई ये लो बॉक्स लेबल्स आ गए, इनको बॉक्स पे लगा दो। वो सारे समझदार होते हैं, आपने सिर्फ उनको ईमेल करनी होती है कि ये भाई प्रोडक्ट लेबल्स हैं, ये बॉक्स लेबल्स हैं, उन्हें पता उन्होंने कैसे लगानी है। अब जब ये बॉक्स लेबल लग गए और प्रोडक्ट लेबल लग गए तो जब ये वो जाएंगे ना अपने उसके पास शिप करवाने के लिए कोरियर वाले के पास, तो वो ऑटोमेटिकली जब वो स्कैन करेगा ना तो उसके पास वो एड्रेस आ जाएगा कि जहाँ पर इस बॉक्स ने शिप होना है। लेकिन फिर भी चूंकि आपने ऊपर से वो देख लिया होता है कि अमेजोन के किस वेयर हाउस में जाना है, आपने उसकी भी तस्वीर सप्लायर को भेज दी है कि भाई इस वेयर हाउस में आपने इसको शिप करना है। अच्छा, USA UK में तो ऐसे काम चल जाता है, लेकिन जब UAE की बात आती है तो यहाँ पर अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है पहले कि यार आपको किस दिन की अपॉइंटमेंट है। तो यहाँ पर झंझट से बचने के लिए जब तक ये अपॉइंटमेंट वाला सिस्टम ख़त्म नहीं हो जाता, जो कि मुझे लगता है अनकरीब ख़त्म हो जाएगा, अब आप मेरी वीडियो कब देख रहे हो, किस स्टेट में देख रहे हो, आई डोंट नो, तब आपने देख लेना कि इस टाइम UAE के अंदर क्या पॉलिसी चल रही है। तो कोशिश करें डायरेक्ट अमेजोन के वेयरहाउस में ना भेजें, अपने पास बुला लें या किसी 3PL के पास भेज दें, वहाँ से पकड़ के फिर आप कर दें। और एक बात याद रखिएगा, अगर आप इन्वेंट्री उठा के 3PL के पास भेजते हैं या अपने घर बुलाते हैं, तो अब आपने शिप फ्रॉम में अपने घर का एड्रेस लिखना है। अब चाइना से अमेजोन के वेयरहाउस पे नहीं जा रही, अब चाइना से पहले घर आ रही है, अब शिपिंग प्लान बनेगा घर से। अब घर पे आपने खुद लेबलिंग करनी है, खुद बॉक्स लेबल लगाने हैं, और सप्लायर को कोई लेबल भेजने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक उम्मीद है चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। आपको प्रोडक्ट लेबल्स का भी पता चल गया, आपको बॉक्स लेबल्स का भी पता चल गया कैसे करना है। मैनेज इन्वेंट्री में जाना है, एडिट पे क्लिक करना है, सेंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री पे जाना है, वहाँ पर जाके आपने सेलेक्ट करना है कि भाई केस पैक प्रोडक्ट्स हैं या मल्टीपल SKUs है, जो भी है वो आपने वहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। बॉक्सेस का वेट डालना है, लेबल कौन लगाएगा ये सिलेक्ट करना है, लेबल्स लेने हैं, अगर खुद करना है तो खुद प्रिंटिंग करनी है, अदरवाइज़ आपने अपने सप्लायर को दे देना है। अच्छा जी, ये यहाँ तक काम हो गया, सप्लायर ने दे दिया, ट्रैकिंग नंबर मिल गया। अब आपको कैसे पता चलेगा? जैसे ही आप मैनेज इन्वेंट्री में आते तो ऊपर एक बटन आ रहा होता है शिपिंग क्यू का, आपने शिपिंग क्यू में क्लिक करना है, तो जो शिपमेंट आपने भेजी है वहाँ पर उसका स्टेटस आ रहा होता है, पिकअप, ट्रांजिट, रिसीविंग, इनबाउंड, ये सारी तरतीब आ रही होती है। तो पता चल रहा होता है आपको कि मेरी इन्वेंट्री इस टाइम किस स्टेज पे पहुंच गई है। वो जो आपका सवाल होता है ना, सर उधर कौन माल हमारा रिसीव करेगा, हमें कैसे पता चलेगा? शिपिंग क्यू के अंदर जाके ट्रैक शिपमेंट में जाना है हमने, तो हमें पता चल जाएगा कि भाई इस टाइम हमारी शिपमेंट ट्रांजिट में है या इनबाउंड है या रिसीव हो गई है अमेजोन के वेयर हाउस में। और जब ये मिल जाती है सारी इन्वेंट्री अमेजोन को, तो वहाँ पे नीचे क्लोज आ रहा होता है कि मीन कि ये जो शिपिंग आपका प्लान है ये अब क्लोज हो चुका हुआ है, मज़ीद इसका कोई प्रोसेस फर्दर नहीं है, सारी इन्वेंट्री एज इट इज़ अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंच चुकी हुई है। बहुत सारे केसेस में ऐसे होता है कि सारी इन्वेंट्री एक ही वेयर हाउस में नहीं जाती। अमेजोन बड़ा स्मार्टली वर्क करता है, पहले वो एक ही वेयर हाउस में आपकी प्रोडक्ट्स रिसीव करेगा, फिर वो देखेगा कि इस प्रोडक्ट की डिमांड अमेरिका के किस हिस्से में ज़्यादा है या यूके के किस हिस्से में ज़्यादा है। अगर आप यूके की मार्केट में काम कर रहे हो, अगर आप अमेरिका में कर रहे हो, तो वो उसके मुताबिक करेगा। तो वो आपको क्या करेगा, वो इसको फर्दर जो फुलफिलमेंट सेंटर्स हैं उनके अंदर वो भेजना शुरू कर देगा। तो आप बाज़ वक़्त बड़े इरिटेट हो गए, यार मैंने 200 यूनिट्स भेजे थे, अभी तो सिर्फ 35 शो हो रहे हैं, बाकी ये FC ट्रांसफ़र क्या लिखा आ रहा है। FC ट्रांसफ़र का मतलब है फुलफिलमेंट सेंटर ट्रांसफ़र। वो उस फुलफिलमेंट सेंटर में भेजने की कोशिश करेगा जहाँ पर वो जल्दी सेल आउट होते हैं। क्योंकि मिसाल के तौर पे अगर आप कैलिफोर्निया में बैठे हो, सारी 200 की 200 इन्वेंट्री कैलिफोर्निया में आ गई और आपको अगर न्यूयॉर्क से ऑर्डर आ रहा है, तो अब आप क्या करोगे? तो अमेजोन ने चूँकि खुद अपने पैसे बचाने होते हैं, उसने पूरी शिपिंग मैनेज करनी होती है, तो वो ऑलरेडी चीज़ों को ऐसी जगह पर प्लेस करता है जहाँ पर उसको शिपिंग कम पड़ती है और कस्टमर को क्विकली, प्राइम बायर्स होते हैं बहुत सारे जिनको सेम डे डिलीवरी चाहिए होती है। अगर आपकी प्रोडक्ट कैलिफोर्निया पड़ी है, न्यूयॉर्क के किसी प्राइम बायर ने आपकी प्रोडक्ट ऑर्डर कर दी, तो उसको सेम डे नहीं मिलेगी। इसलिए अमेजोन बड़ा स्मार्टली आपकी चीज़ों को करता है, तो आपने परेशान नहीं होना। और इवन अगर प्रोडक्ट FC ट्रांसफ़र के अंदर भी हो तो भी आपको ऑर्डर्स रिसीव होना शुरू हो जाते हैं। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, थोड़ी सी मुश्किल होगी, कोई मसला नहीं, वीडियो को दोबारा देख लो, स्टेप बाय स्टेप नोट्स बनाओ, आपको पता चलेगा शिपिंग प्लान क्या होता है, क्यों करते हैं, सोर्सिंग के बाद का स्टेप है। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हम ये अज्यूम कर रहे होंगे कि हमारी लिस्ट अब एक्टिव हो गई और हम बात करेंगे प्रोडक्ट लॉन्च के बारे में, हम बात करेंगे PPC कैंपेन्स के बारे में। तो कोई भी सवाल यहाँ तक कोर्स से रिलेटेड, जो कि हमारा Amazon 2.0 FBA क्रैश कोर्स चल रहा है, आप नीचे आके क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसको आंसर करने की कोशिश करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।
अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। अकाउंट कैसे साइन अप किया जाता है सीख लिया, प्रोडक्ट कैसे हंट करनी है, क्या बेचना है अमेज़ॉन पे ये भी हमने सीख लिया। हमने ये भी देख लिया कि हमने अपनी प्रोडक्ट को अमेज़ॉन पे डिस्प्ले कैसे करना है, यानी कि लिस्ट कैसे लगानी है। डमी लिस्टिंग क्या होती है, एक्चुअल लिस्टिंग क्या होती है, ऑलरेडी हमने पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन कर लिया। आज का टॉपिक आएगा कि भाई जो प्रोडक्ट हमने ढूंढी है वो कहाँ से सोर्स करनी है, कहाँ से ख़रीदनी है। ये एक बड़ा ही दिलचस्प और बड़ा ही समझ लें इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जिस तरह मैंने आपको डे वन बताया था कि भाई किसी भी कारोबार का एक प्रिंसिपल होता है और अमेज़ॉन के कारोबार पे भी वही प्रिंसिपल लगता है कि भाई हाई डिमांड, लो कंपटीशन एंड गुड प्रॉफिट मार्जिन। हाई डिमांड, लो कंपटीशन, ये तो हमने सीख लिया प्रोडक्ट हंटिंग के लेक्चर में। प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ निकाली जाती है? सोर्सिंग के अंदर। जितनी अच्छी आप ख़रीदारी करेंगे, जितनी अच्छी आप सोर्सिंग करेंगे, उतने ही चांसेस हैं कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी होगी। सोर्सिंग के लिए जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म यूज़ किया जाता है वो है अलीबाबा। और बहुत सारे लोग जो एक गलती करते हैं या सबसे बड़ा एक ब्लंडर मारते हैं या वो समझते हैं कि जी ये एक बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है, हम इस तरह से काम करके बड़ा अच्छा होगा। बहुत सारे लोग तो यूट्यूब पे वीडियोस बना के लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। वो कहते हैं जी ये देखें जी अमेज़ॉन पे प्रोडक्ट बिक रही है $50 की, ये देखें जी अलीबाबा पे प्रोडक्ट मिल रही है $2 की, कितना फ़र्क है, अभी आप इस पे लगाएं और इतना मुनाफा कमाएं। लोग कहते हैं यार वाह, इससे अच्छा तो कारोबार ही कोई नहीं है, जबकि असल में ऐसा नहीं होता। जब भी आपने अलीबाबा पे जाना है, वहाँ पे जो प्रोडक्ट की प्राइसेस लगी होती हैं वो सिर्फ आपको घेरने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए लगी होती हैं। हो सकता है वहाँ पे $2 ही लिखा हो, जिसकी वीडियो बना के आपको दिखाई जाती है, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। जब भी आप उससे कोटेशन मांगेंगे सप्लायर से, तो सप्लायर जो है आपको जो भी कोटेशन देगा ना, वो आपको कहेगा यार वो तो हमने वैसे ही रखी थी, अगर आप 1000 पीस खरीदोगे तो आपने कहाँ स्टार्ट में 1000 पीस खरीदने, तो आपको जो वो प्राइस देगा वो $8 या $10 देगा। अब आप कहोगे यार चलो ठीक है $10 भी दे दे, अमेज़ॉन पे तो $50 की बिक्री है ना, तो $50 की बिक्री है, हमें ये जानना है अमेज़ॉन हमसे कितने पैसे चार्ज कर रहा है। अगर हम FBA कर रहे हैं तो फुलफिलमेंट के कितने पैसे हम अमेज़ॉन को दे रहे हैं, उसका प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो रेफरल फ़ीस कितनी है अमेज़ॉन हमसे चार्ज कर रहा है। अब आप कहेंगे सर बात तो बिल्कुल सही है, तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले सोर्सिंग करते वक्त हमने एक चीज़ का ख्याल रखना है। सोर्सिंग करते वक्त अगर हमें ये नहीं पता ना कि हमारी प्रोडक्ट कितने की हमें पड़नी चाहिए, मतलब कितने की हमने ख़रीदनी है, ठीक है। मिसाल के तौर पे अभी जिस तरह मैंने आपको एक एग्जांपल दी कि आप अलीबाबा पे आते हो, $2 की लगी होती है और आप कहते हो वाह 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 जी कैलकुलेशन। नो, ये कैलकुलेशन नहीं है। अमेज़ॉन पे कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं? अमेज़ॉन रेवेन्यू कैलकुलेटर पे जाके, अभी गूगल पे लिखें अमेज़ॉन रेवेन्यू कैलकुलेटर, आपके सामने एक लिंक आएगा, लिंक को ओपन करें। वो आपसे पूछेगा कि भाई आपने साइन इन करना है या एज ए गेस्ट यूज़ करना है, तो इट्स टोटली अप टू यू। अगर आपका अकाउंट साइन अप हुआ हुआ है आप साइन इन कर लो, अगर नहीं तो एज ए गेस्ट भी आप ये काम कर सकते हो। जाओगे, जो प्रोडक्ट आप ढूंढ रहे हो, जो आप ख़रीदना चाहते हो, जो आपने हंट किया, अपने कंपेटिटर का एसिन अमेज़ॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर कॉपी करोगे। कहाँ से कॉपी करोगे? मैंने ऑलरेडी बताया था, ऊपर जहाँ पर www पूरी वेबसाइट लिखी होती है वहाँ पर भी लिखा होता है। इसके अलावा अगर आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आओ तो जहाँ पर प्रोडक्ट की डिटेल्स आ रही होती हैं, वहाँ पर जहाँ पर उसका वेट लिखा होता है, वहाँ BSR लिखा होता है, वहाँ पर उसका एसिन भी लिखा होता है, वहाँ से हम वो कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट करेंगे। कहाँ पर? रेवेन्यू कैलकुलेटर के ऊपर। रेवेन्यू कैलकुलेटर में जब आपने उसको पेस्ट कर दिया तो उसके बाद जैसे ही आप सर्च करोगे तो सामने वही प्रोडक्ट आ जाएगी जिसकी आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं। अब वहाँ पर 2 कॉलम्स आपके पास आएंगे, FBA, FBM, यानी कि अमेज़ॉन से फुलफिलमेंट करवाते हो तो आपकी कॉस्टिंग क्या होनी चाहिए, और अगर आप खुद करते हो एज ए मर्चेंट तो उसकी कॉस्टिंग क्या होनी चाहिए। ये जो भी मैं बातें कर रहा हूँ, अगर आप इसके नोट्स बना लो और साथ साथ प्रैक्टिकल स्क्रीन पे करते जाओ ना, मेरी वीडियो रोक के और साथ साथ वो करते जाओ, तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर लोगे। अब उसके बाद क्या होगा, आपने FBA में जो जो इन्फॉर्मेशन वो आपसे मांग रहा है वो आपने देनी है। नंबर 1 सेलिंग प्राइस वो खुद ही पिक कर लेगा कि यार $50 की बिक्री है। फिर वो आपसे पूछेगा कि भाई आपको कितने की प्रोडक्ट पड़ी है, आप उसे बताओगे जी मुझे मिसाल के तौर पे $10 की पड़ी है। आपने वो एंटर की, वो पूछेगा कोई मिसलिनियस कॉस्ट पड़ी है, मतलब आने जाने का ट्रांसपोर्ट अगर पड़ी है तो वो डालो, कोई पैकिंग की कॉस्ट पड़ी है वो डालो, कोई बंदे सैलरी पे रखे हुए हैं वो भी मिसलिनियस में डालो, कोई आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो सारे वहाँ डालो, तो एंड पे वो आपको बता देगा कि इस पे प्रॉफिट कितना बन रहा है। अच्छा, अब आप कहोगे कि सर हमें तो अभी प्रोडक्ट पता ही नहीं, हमने तो अभी ख़रीदी नहीं, हमें नहीं पता कि प्रोडक्ट कितने की है। उस कॉलम को खाली छोड़ दो। मिसाल के तौर पे नीचे प्रॉफिट बनता है मिसाल के तौर पे 40%। अब इसका मतलब है ये जो 40% है हमारी जो कीमत ख़रीद होनी चाहिए ना,
वो हमने 15% के अंदर कवर करनी है। मिसाल दे देता हूँ एक छोटी सी, एक ग्राइंडर है, हर्ब ग्राइंडर, जो कि अमेज़ॉन पे $10 का बिक रहा है, और मैंने उस $10 को लिखा, करते 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 अमेज़ॉन ने बता दिया मैं रेफरल फीस ये चार्ज करूँ, ये चार्ज करूँ, ये चार्ज करूँ, पीछे उसने कह दिया जी आपका प्रॉफिट है $4। अब वो $4 के अंदर अभी तक प्रोडक्ट कॉस्ट नहीं डली। अब मुझे पता चला कि यार मेरा प्रॉफिट है $4, और अगर मैं प्रोडक्ट कॉस्ट इसके अंदर एडजस्ट करूँ तो वो ज़्यादा से ज़्यादा $2 से ऊपर नहीं जानी चाहिए, ताकि मेरा प्रॉफिट 20% तो बने। अब ये $2 का मुझे हिंट मिल गया कि यार मैंने जो भी सोर्सिंग करनी है ना वो $2 के अंदर रह के करनी है। अब मैं जाऊँगा अलीबाबा के ऊपर। अलीबाबा पे जाके हमने किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है पहले वो देख लेते हैं। अलीबाबा सोर्सिंग बहुत इजी, बहुत सिंपल, बहुत सेफ। और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं लेकिन वो चाइनीज़ लैंग्वेज के अंदर हैं। इवन अगर कुछ इंग्लिश में भी है तो वहाँ पर आपको इतनी अच्छी प्राइसेस और इतना सेफ परचेजिंग नहीं मिलती। क्यों? अलीबाबा आपको ट्रेड एश्योरेंस प्रोवाइड करता है, ये बिल्कुल इंश्योरेंस की तरह की होती है। खुदा ना खास्ता आपने सप्लायर से कुछ चीज़ मंगवाई है, वो एज़ पर स्टैंडर्ड नहीं है, एज़ पर कमिटमेंट नहीं है, आप वहाँ पे अलीबाबा को कहोगे और आपके पैसे आपको वापस कर दिए जाएंगे। अलीबाबा एज ए मिडल मैन काम करता है ट्रेड एश्योरेंस के अंदर। अब आपको कैसे पता चलेगा? देखो भाई, अलीबाबा पे सोर्स करने के ना 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप अपने अपनी प्रोडक्ट का नाम लिखा, मिसाल के तौर पे ब्लू पेन लिखा, सारे सप्लायर्स आ गए, बारी 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 सब पे जाके आपने क्लिक किया, सबसे कहा कि भाई मुझे इतने पेन चाहिए, मुझे इसकी कोटेशन दो। दूसरा तरीका क्या होता है? alibaba.com पे गए, साइन इन किया, स्क्रॉल करते हुए सबसे नीचे आ गए, वहाँ पे लिखा होता है RFQ, इसको कहते हैं रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। आप RFQ पे गए, आपके सामने फॉर्म खुल गया, वहाँ पर आपने डिटेल लिखी, भाई मुझे ये पेन चाहिए, ये उसकी स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, ये उसका ये होना चाहिए, ये सारी पैकेजिंग इस तरह की होनी चाहिए। अब आपको कि सर मुझे इतनी डिटेल्स कैसे पता चली होंगी? भाई अपने कंपैटिटर की उठाओ, कंपैटिटर के नेगेटिव फीडबैक्स पढ़ो, जो उसकी नेगेटिव चीज़ें हैं वो अपने आप को पॉजिटिव करके हमने अपनी प्रोडक्ट के अंदर डेवलप करवानी है। तो वो सारे पॉइंट्स लिख लेंगे, भाई मुझे ये चाहिए, इतनी क्वान्टिटी में चाहिए, प्लस वहाँ पर आपको एक और ऑप्शन भी देता है कि भाई आपको जो शिपिंग है वो किस तरह की चाहिए। लाइक आप एक्स वेयर हाउस लेना चाहते हो, एक्स फैक्ट्री लेना चाहते हो, FOB लेना चाहते हो, CNF लेना चाहते हो, बहुत सारी ऑप्शंस हैं। हम जो पिक करते हैं अमेज़ॉन की टर्म में वो होती है DDP, डिलीवरी ड्यूटी पेड, ठीक है, ड्यूटी डिलीवरी पेड वट एवर इसे आप कह लो। इसमें आपको ना कस्टम पे करना है, ना ही आपको फ्रेट पे करना है। फॉर एग्जांपल आपको प्राइस मिलती है $2 का मतलब है कि आपके डोर स्टेप पे आपको चीज़ मिलेगी, आपके वेयर हाउस के डोर स्टेप पे आपको चीज़ मिलेगी, आपके घर के जो भी आप उसे एड्रेस दोगे वहाँ पर वो आपको चीज़ मिलेगी। इसको कहते हैं DDP, ठीक है। अब जब बात यहाँ तक क्लियर हो जाती है कि RFQ जैसे ही आपने फॉर्म फिल किया, आपने उसको अपलोड कर दिया, उसके बाद आपको मैसेजेस पे मैसेज आने होंगे, क्योंकि जितने भी सप्लायर्स हैं वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपके साथ अपने कोटेशंस शेयर करेंगे। अब आपका काम है उनमें से 8-10 को फ़िल्टर आउट करो। 8-10 को फ़िल्टर आउट करते हुए मज़ीद नैरो डाउन करके 3-4 पे जाओ, 3-4 में से उनके सैम्पल्स मंगवाओ। बहुत सारे सप्लायर्स तो आपको फ्री सैम्पल्स ऑफ़र करते हैं, लेकिन फिर भी आपने वो सैम्पल्स मंगवाने हैं। प्लस अमेज़ॉन से अपने कंपैटिटर की लिस्टों पे जाके भी ऑर्डर करके आपने वहाँ से प्रोडक्ट्स परचेज़ करनी है। फिर उन सैम्पल्स को आपने कंपेयर करना है उन प्रोडक्ट्स के साथ, और देखना है क्या ये जो सप्लायर मुझे चीज़ दे रहा है और जो प्रोडक्ट मैंने अमेज़ॉन से अपने कंपैटिटर की खरीदी है वो क्वालिटी में मैच करती है। अगर तो नहीं करती, इसका मतलब है ये सप्लायर अच्छा नहीं है, हमें इससे प्रोडक्ट नहीं लेनी। फिर जो भी सप्लायर आप फाइनल कर लेते हो, आपने उसे एक सैंपल अपने फोटोग्राफर को भी कोरियर करवाना है कि भाई इसका अच्छा सा फ़ोटोशूट करके दो, ताकि आप 7-8 पिक्चर्स निकाल सको, जो कि मैंने प्रोडक्ट लिस्टिंग वक्त आपको बताया था कि ये बहुत ज़रूरी हैं। ठीक हो गया, तस्वीरें भी आपने सैंपल भी मंगवा लिए, सैंपल ओके भी कर लिए। अब आता है फाइनल ऑर्डर का काम। अब सप्लायर फाइनल करते वक्त आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है, पहले मैं वो आपको बता दूं, कॉपी पेंसिल पकड़ लो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बताने लगूँ। नंबर 1, आपका सप्लायर वेरीफाइड होना चाहिए। वेरीफाइड का मतलब ये है कि उसे किसी थर्ड पार्टी ने वेरीफाई किया है। कोई थर्ड पार्टी, वो SGS भी हो सकती है, SGS का नाम आपने सुना होगा, एक थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन कंपनी है। तो वेरीफाइड का मतलब ये है कि ये जो भी कंपनी ये प्रोडक्ट बेच रही है ये हवा में एग्जिस्ट नहीं करती, किसी ने इसको जाके इसकी प्रेमिसेस भी वेरीफाई की हैं, इसकी सर्टिफिकेशंस भी वेरीफाई की हैं, इसके स्टाफ को भी वेरीफाई किया, और ये वेरीफाई किया कि जो प्रोडक्ट ये बेच रहा है ये इस काबिल है बेचने के लिए। प्लस वो आपको ये भी बताएगा कि लास्ट टाइम इस सप्लायर ने कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट किया। बहुत सारे लोग एम ही बस बोंगियाँ छोड़ देते हैं कि भाई मैंने अमेरिका भी एक्सपोर्ट किया है, UAE भी किया है। ये जो थर्ड पार्टी ने ये उसे वेरीफाई करती है, क्या वाकई किया। कैसे वेरीफाई करती है? वो जाती है, उनकी टीम, उनके अकाउंट्स वगैरह सारा कुछ, ये वेरीफाइड सप्लायर्स होते हैं। जब भी ज़िंदगी में बाय करना है वेरीफाइड सप्लायर से बाय करना है, किसी और से नहीं करना। सेकंड, आपने देखना है क्या ट्रेड एश्योरेंस दे रहा है ये सप्लायर। ट्रेड एश्योरेंस का मतलब ये है कि अगर कोई भी चीज़
आप जब पेमेंट करोगे तो पेमेंट आपकी जाएगी अलीबाबा के पास, अलीबाबा उसको सेंटर में एज ए मिडल मैन अपने पास सिक्योर रखेगा। जब प्रोडक्ट्स आपके पास पहुंच जाएंगी और आप उसे ओके कर दोगे तो फिर वो पेमेंट उठाएगा, सप्लायर को दे देगा। तब तक अमेजोन अलीबाबा बीच में एज ए गारंटर बैठा हुआ है। अगरचे थोड़े से वो उसके अपने चार्जेस भी होते हैं, लेकिन आपको टेंशन नहीं होती कि भाई कोई मसला नहीं है, आपने ब्लू पेन मंगवाया था, वो ब्लू आया या रेड आया या ग्रीन आया, रेड ग्रीन आया वापस कर दो उसको, यार मुझे नहीं चाहिए, मैंने तो मंगवाया तुमसे ब्लू था। अब आप डायरेक्ट अगर आप और सप्लायर हुए हों, याद रखिएगा कभी उसके साथ वी चैट पर जाके बात नहीं करनी, कभी उसके साथ क्यू पे आके नीचे बात नहीं करनी, व्हाट्सएप पे नहीं उसे लेकर आना, क्यों? वो फिर स्कैम्स होंगे आपके साथ और आप किसी को पकड़ नहीं सकोगे। अलीबाबा के प्लेटफॉर्म पे रहते हुए आपने ये सारा काम करना है ताकि कोई भी आपको स्कैम ना कर सके। सो वेरीफाइड सप्लायर, ट्रेड एश्योरेंस, और थर्ड चीज़ उसकी रेटिंग। वहाँ पे डायमंड्स बने आ रहे होते हैं, जैसे अमेजोन पे स्टार्स बने आ रहे होते हैं, अलीबाबा पे डायमंड्स बने आ रहे होते हैं। जिसके जितने ज़्यादा डायमंड्स हैं इसका मतलब है उसका परफॉर्मेंस इंडेक्स बहुत अच्छा है। इन चीज़ों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह आप अच्छी सोर्सिंग कर सकेंगे। बता दिया आपको कि सैम्पल्स कैसे तैयार करवाना है, RFQ कैसे बनाना है, ये चीज़ें। और इन सबसे भी पहले जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो रेवेन्यू कैलकुलेटर को अंडरस्टैंड करना कि हमें कितने की प्रोडक्ट ख़रीदनी है। कोई भी सवाल कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आपके फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि प्रोडक्ट्स कैसे अलीबाबा से परचेज़ की जाती हैं, किन चीज़ों का ख्याल रखना है, ट्रेड एश्योरेंस, वेरीफाइड सप्लायर कैसे ढूंढने हैं, RFQ कैसे जनरेट करना है, कैसे रेवेन्यू कैलकुलेटर से आपने अपनी बाइंग कॉस्ट का एक एस्टिमेशन लगाना है। ये सारा मैंने पिछले लेक्चर में समझाया। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं सुना तो आप जाके सुन सकते हैं, अदरवाइज इट्स ओके। अगर सुन लिया तो भाई आज का लेक्चर आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। आज हम एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि हर शख्स के जहन में पहला क्वेश्चन वो आता है कि सर हम जब प्रोडक्ट्स अमेजोन के वेयर हाउस में भेजेंगे कौन रिसीव करेगा? हमें कैसे पता चलेगा अमेजोन के किस वेयर हाउस में भेजना है? हमें कैसे पता चलेगा वहाँ पे कोई जॉन या मिस्टर फैसल होंगे या कोई भी होएगा और हम उसे कहेंगे हाँ जी भाईजान माल मिल गया तानूर, वो आपको कहेंगे हाँ जी भाईजान माल मिल गया टाटा, कोई मसला नहीं है। कैसे होगा? क्या चीज़ें गायब तो नहीं हो जाएंगी? वो क्या तरीक़ाकार है, वो क्या पैरामीटर्स हैं जिससे हम अपना जो सोर्सिंग किया हमने प्रोडक्ट्स सप्लायर से उठा के अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुँचाते हैं, जिसको हम FBA करना कहते हैं। ये FBA मॉडल है। अब आपकी बात बिल्कुल सही है, हमें कैसे पता चलेगा और कैसे इन्वेंट्री सप्लायर से उठा के अमेजोन के वेयर हाउस में भेजी जाती है, इसको हम कहते हैं शिपिंग प्लान बनाना। शिपिंग प्लान कैसे बनाया जाता है अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे जाके? बड़ा सिंपल है, कॉपी पेंसिल पकड़ लो, अभी मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा और आप वैसा वैसा करते जाओगे तो आप एक बिल्कुल सेफ़ और अच्छे तरीके से शिपिंग प्लान बना लोगे। ठीक है, सबसे पहले आपने जाना है मैनेज इन्वेंट्री में, जहाँ पर आपकी लिस्ट लगी होगी, जिसको आप डमी लिस्ट कह रहे हो क्योंकि वो इनएक्टिव आउट ऑफ स्टॉक है। और अब वो वक्त आ गया कि हमने उसको स्टॉक डालना है उस लिस्ट के अंदर। ठीक है, कैसे? सोर्सिंग हमने कर ली पिछले लेक्चर में, सप्लायर से हमने DDP रेट ले लिया, उसने कहा भाई प्रोडक्शन तैयार हो गई है। अच्छा, उसने तो कह दिया प्रोडक्शन तैयार हो गया, बगला काम कैसे हमने करना है? वो आपसे दो चीज़ें मांगेगा जिनको कहते हैं लेबल्स। एक को कहते हैं बॉक्स लेबल, एक को कहते हैं प्रोडक्ट लेबल। क्या है तफसील में अभी देखते हैं, लेकिन अभी हम आ रहे हैं मैनेज इन्वेंट्री में। और जिस लिस्ट पे हमने अपनी प्रोडक्ट्स को भेजना है, हम राइट साइड पे एक एडिट का बटन आ रहा होता है, उस पर क्लिक करते हैं और वहाँ पर एक ऑप्शन आ रही होती है सेंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री। तो अब ये जो रिप्लेनिश इन्वेंट्री की ऑप्शन है, आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक परफॉर्मा खुल जाएगा। उस परफॉर्मा में सबसे पहले आपने वो एड्रेस लिखना होता है जहाँ से आप शिप करने लगे हो। अब अगर तो आप अपने घर से अमेजोन के वेयर हाउस में शिप कर रहे हो तो आप अपने घर का एड्रेस लिखोगे। चाइना के सप्लायर से शिप करवा रहे हो डायरेक्ट अमेजोन के वेयर हाउस में तो चाइनीज़ सप्लायर का एड्रेस लिखोगे, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसकी सारी डिटेल्स लिखोगे। ठीक है, जहाँ से शिप होता है ना वहाँ से आपने उसकी डिटेल्स लिखनी होती हैं। फिर आपने ये नहीं लिखना कि कहाँ शिप करना है, वो अमेजोन अभी आपको खुद ही साइड पे बता देगा कि ये वाला वेयर हाउस है। फॉर एग्जांपल अमेरिका में, न्यूयॉर्क में ये फ़लानी जगह हमारा वेयर हाउस है। अगर मैं UAE की बात करूँ तो वो आपको बताएगा जी ये जबल अली में है या फ़लानी जगह पे। अमेजोन आपको खुद ही साइड पे आपको लिखा आ रहा होगा। एक होता है शिपिंग एड्रेस और एक होता है शिप टू, शिप फ्रॉम, शिप टू। शिप फ्रॉम में आपकी डिटेल्स आ रही है या आपके सप्लायर की डिटेल्स आ रही है और शिप टू में अमेजोन का वेयर हाउस आ रहा होता है। आपने वो डिटेल्स कॉपी करके अपने सप्लायर को भेजनी है, भाई ये एड्रेस है। लेकिन अगर आप उसे ये नहीं भी भेजते तो ये एड्रेस इतना मैटर यहाँ पर नहीं कर रहा। आगे मूव करते हैं। अमेजोन आपसे पूछेगा कि आप सिंगल पैक
भेजना चाह रहे हो या केस पैक प्रोडक्ट्स भेजना चाह रहे हो। सिंगल पैक का मतलब है कि एक ही कार्टन है, उसमें एक ही तरह की प्रोडक्ट्स हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक ही कार्टन होता है, उसमें मल्टीपल SKUs होते हैं, मल्टीपल तरह की प्रोडक्ट्स होती हैं, उसमें रेड भी हैं, उसमें ग्रीन भी हैं, उसमें पेन भी हैं, उसमें नोटबुक्स भी हैं। मल्टीपल SKUs जहाँ आएंगे तो उसको हम इस तरह की पैकिंग को हम केस पैक कहते हैं। यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर होगी। मीन्स कि अगर तो एक ही तरह की आपके पास प्रोडक्ट्स आ रही हैं, आप वो भी भेज सकते हैं। अगर मल्टीपल SKUs आप इकट्ठे भेजना चाह रहे हैं तो आप उसको भी भेज सकते हैं अमेज़ॉन के वेयरहाउस में एक ही कार्टन के अंदर, ठीक है। बहुत सारे लोग कन्फ्यूज होते हैं, सर ये अब 2-2 पीस के लिए हमें अलग कार्टन तैयार करना पड़ेगा, तो नहीं, ठीक है, आपको ऐसा नहीं करना। यहाँ तक चीज़ें क्लियर होगी। अब आप आगे मूव करोगे तो अमेज़ॉन आपसे इन्फॉर्मेशन मांगेगा, कार्टन का साइज़ क्या है, वेट क्या है, प्रोडक्ट स्मॉल है, इसको प्रिपरेशन की ज़रूरत तो नहीं है, अगर इसको प्रिपरेशन की ज़रूरत है तो इसको बबल रैप में पैक करना है। जो इन्फॉर्मेशन वो आपसे मांग रहा है आपने उसको देनी है। हाँ, एक चीज़ वो आपसे पूछेगा कि जो प्रोडक्ट्स आप कर रहे हो, जितनी आपने क्वांटिटियाँ मेंशन की हैं, इस पे जो प्रोडक्ट लेबल है वो कौन लगाएगा, मीन इसको प्रिपेयर कौन करेगा। अगर तो प्रिपेयर में आप मर्चेंट लिख देते हो तो ओके फाइन, इसका मतलब है कि प्रोडक्ट की लेबलिंग आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप अमेज़ॉन लिखते हो तो अमेज़ॉन आपसे चार्ज करता है और वो आपने सिर्फ उसको कार्टन तैयार करके भेज देना, सिर्फ बॉक्स पे लगा के, बाकी लेबलिंग अमेज़ॉन खुद करेगा। लेकिन मैं ये रिकमेंड नहीं करता कि आप अमेज़ॉन से करवाओ। एक तो ये बड़ा डिले प्रोसेस हो जाता है, अमेज़ॉन को जब टाइम मिलेगा उसने तब लेबल लगा के आपकी लिस्ट को एक्टिव करना, वरना वो खाली पड़ी रहेगी, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम वहाँ पर मर्चेंट सेलेक्ट करते हैं तो नीचे एक ऑप्शन आ जाती है प्रिंट लेबल्स की। हम प्रिंट लेबल्स पे क्लिक करेंगे तो जितनी भी हमारी प्रोडक्ट्स होती हैं उन सब के लिए अमेज़ॉन, फॉर एग्जांपल हम 200 यूनिट्स भेज दें तो 200 लेबल्स अमेज़ॉन हमें PDF फॉर्म में दे देगा। वो PDF फॉर्मेट पे जो हमारे पास फाइल आएगी वो हम भेजेंगे किसको, सप्लायर को। सप्लायर क्या करेगा, वो सारे लेबल्स प्रिंट करेगा, स्टिकर प्रिंट करेगा और हर प्रोडक्ट पे एक स्टिकर लगा देगा, बारकोड। आपने देखा होगा प्रोडक्ट्स के ऊपर अक्सर बारकोड लगे होते हैं स्टिकर वाले, तो वो इस तरह, इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट लेबल्स। तो इस स्टेज पे हमने क्या ले लिया अमेज़ॉन से, प्रोडक्ट लेबल्स। अब ये क्यों ज़रूरी है, जब भी इन्वेंट्री आपकी अमेज़ॉन के वेयरहाउस पे जाएगी वहाँ पे स्कैनर्स लगे हैं, वो सिर्फ बारकोड स्कैन करते जाएंगे और इन्वेंट्री आपके शो होना शुरू हो जाएगी लिस्ट के साथ के, ठीक है, यहाँ पर 200 यूनिट इस लिस्ट का हमें रिसीव हो गया है। फिर वो बिकने के काबिल होती है और आपको ऑर्डर्स आ रहे होते हैं। अगर किसी प्रोडक्ट पे आप बारकोड लगाना भूल गए या आपका सप्लायर लगाना भूल गया तो अमेज़ॉन उसको स्ट्रैंडेड इन्वेंट्री में डाल देगा, उसको कंसिडर नहीं करेगा सेलेबल इन्वेंट्री के अंदर। सो मेक इट श्योर कि आपकी लेबलिंग बड़ी एक्यूरेट होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया प्रोडक्ट लेबल। आप आगे मूव करोगे, वो आपसे बॉक्स का साइज़ पूछेगा, बॉक्स का वेट पूछेगा, वो शिपिंग कैरियर पूछेगा कि आप अमेज़ॉन की शिपिंग यूज़ करना चाहते हो। अगर तो आप सेम कंट्री में हो तो आप अमेज़ॉन से शिपिंग भी ले सकते हो। अगर आप चाइना से करवा रहे हो तो वहाँ पर DHL या जो भी कोरियर की सर्विसेज वहाँ अवेलेबल हों, आप वहाँ पर अदर्स में जाके उसको सिलेक्ट कर सकते हो। अगर तो आप अमेज़ॉन की शिपिंग चूज़ कर रहे हो तो अमेज़ॉन वहीं पे आपको बता देगा कि भाई मैं तुमसे $25 लूँगा ये काम यहाँ से लेकर अमेज़ॉन के वेयरहाउस में पहुँचाने के। आप वहाँ ओके करोगे तो जो भी आपका बैलेंस ऑलरेडी अकाउंट में होता है वहाँ से वो डिडक्ट कर लेगा, और अगर वहाँ बैलेंस नहीं है तो आपने जो चार्ज मेथड लगाया था अकाउंट साइनअप करते हुए वो उसमें से डिडक्ट कर लेगा। ठीक हो गया। अब यहाँ तक तो हो गया। अब जब आपने बॉक्स साइजेस और नंबर ऑफ बॉक्सेस बता दिए कि कितने बॉक्स हैं, वो सारे आपने बता दिए, वज़न भी बता दिया, उसके मुताबिक अमेज़ॉन अब आपको बॉक्स लेबल की ऑप्शन देगा कि प्रिंट बॉक्स लेबल। आप जैसे उस पर क्लिक करोगे, अगर आपका एक बॉक्स होगा तो आपको एक लेबल देगा, अगर 2 बॉक्स होंगे तो 2 लेबल देगा। बिल्कुल उसी तरह जैसे उसने प्रोडक्ट्स के मुताबिक आपको लेबल्स दिए, यहाँ पर वो आपको बॉक्स के मुताबिक लेबल देगा। और वो लेबल सिंपल A4 पेपर पे आपने प्रिंट करने, बल्कि आपने नहीं करने एज इट इज़, वो आपने अपने सप्लायर को दे देने हैं कि भाई ये लो बॉक्स लेबल्स आ गए, इनको बॉक्स पे लगा दो। वो सारे समझदार होते हैं, आपने सिर्फ उनको ईमेल करनी होती है कि ये भाई प्रोडक्ट लेबल्स हैं, ये बॉक्स लेबल्स हैं, उन्हें पता उन्होंने कैसे लगानी है। अब जब ये बॉक्स लेबल लग गए और प्रोडक्ट लेबल लग गए तो जब ये वो जाएंगे ना अपने उसके पास शिप करवाने के लिए कोरियर वाले के पास, तो वो ऑटोमेटिकली जब वो स्कैन करेगा ना तो उसके पास वो एड्रेस आ जाएगा कि जहाँ पर इस बॉक्स ने शिप होना है। लेकिन फिर भी चूंकि आपने ऊपर से वो देख लिया होता है कि अमेज़ॉन के किस वेयर हाउस में जाना है, आपने उसकी भी तस्वीर सप्लायर को भेज दी है कि भाई इस वेयर हाउस में आपने इसको शिप करना है। अच्छा, USA UK में तो ऐसे काम चल जाता है, लेकिन जब UAE की बात आती है तो यहाँ पर अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है पहले कि यार आपको किस दिन की अपॉइंटमेंट है। तो यहाँ पर झंझट से बचने के लिए जब तक ये अपॉइंटमेंट वाला सिस्टम ख़त्म नहीं हो जाता, जो कि मुझे लगता है अनकरीब ख़त्म हो जाएगा। अब आप मेरी वीडियो कब देख रहे हो, किस स्टेट में देख रहे हो, आई डोंट नो, तब आपने देख लेना कि इस टाइम UAE के अंदर क्या पॉलिसी चल रही है। तो कोशिश करें डायरेक्ट अमेज़ॉन के वेयरहाउस में ना भेजें, अपने पास बुला लें या किसी 3PL के पास भेज दें, वहाँ से पकड़ के फिर आप कर दें। और एक बात याद रखिएगा, अगर आप इन्वेंट्री उठा के 3PL के पास भेजते हैं या अपने घर बुलाते हैं तो
अब आपने शिप फ्रॉम में अपने घर का एड्रेस लिखना है। अब चाइना से अमेजोन के वेयरहाउस पे नहीं जा रही, अब चाइना से पहले घर आ रही है, अब शिपिंग प्लान बनेगा घर से। अब घर पे आपने खुद लेबलिंग करनी है, खुद बॉक्स लेबल लगाने हैं और सप्लायर को कोई लेबल भेजने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक उम्मीद है चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। आपको प्रोडक्ट लेबल्स का भी पता चल गया, आपको बॉक्स लेबल्स का भी पता चल गया कैसे करना है। मैनेज इन्वेंट्री में जाना है, एडिट पे क्लिक करना है, सेंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री पे जाना है। वहाँ पर जाके आपने सेलेक्ट करना है कि भाई केस पैक प्रोडक्ट्स हैं या मल्टीपल SKUs है, जो भी है वो आपने वहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। बॉक्सेस का वेट डालना है, लेबल कौन लगाएगा ये सिलेक्ट करना है, लेबल्स लेने हैं, अगर खुद करना है तो खुद प्रिंटिंग करनी है, अदरवाइज़ आपने अपने सप्लायर को दे देना है। अच्छा जी, ये यहाँ तक काम हो गया, सप्लायर ने दे दिया, ट्रैकिंग नंबर मिल गया। अब आपको कैसे पता चलेगा? जैसे ही आप मैनेज इन्वेंट्री में आते हो तो ऊपर एक बटन आ रहा होता है शिपिंग क्यू का। आपने शिपिंग क्यू में क्लिक करना है, तो जो शिपमेंट आपने भेजी है वहाँ पर उसका स्टेटस आ रहा होता है, पिकअप, ट्रांजिट, रिसीविंग, इनबाउंड, ये सारी तरतीब आ रही होती है। तो पता चल रहा होता है आपको कि मेरी इन्वेंट्री इस टाइम किस स्टेज पे पहुंच गई है। वो जो आपका सवाल होता है ना, सर उधर कौन माल हमारा रिसीव करेगा, हमें कैसे पता चलेगा? शिपिंग क्यू के अंदर जाके ट्रैक शिपमेंट में जाना है हमने, तो हमें पता चल जाएगा कि भाई इस टाइम हमारी शिपमेंट ट्रांजिट में है या इनबाउंड है या रिसीव हो गई है अमेज़ोन के वेयरहाउस में। और जब ये मिल जाती है सारी इन्वेंट्री अमेज़ोन को, तो वहाँ पे नीचे क्लोज का आ रहा होता है कि मीन कि ये जो शिपिंग आपका प्लान है ये अब क्लोज हो चुका हुआ है, मज़ीद इसका कोई प्रोसेस फर्दर नहीं है, सारी इन्वेंट्री एज इट इज़ अमेज़ोन के वेयरहाउस में पहुंच चुकी हुई है। बहुत सारे केसेस में ऐसे होता है कि सारी इन्वेंट्री एक ही वेयरहाउस में नहीं जाती। अमेज़ोन बड़ा स्मार्टली वर्क करता है। पहले वो एक ही वेयरहाउस में आपकी प्रोडक्ट्स रिसीव करेगा, फिर वो देखेगा कि इस प्रोडक्ट की डिमांड अमेरिका के किस हिस्से में ज़्यादा है या यूके के किस हिस्से में ज़्यादा है। अगर आप यूके की मार्केट में काम कर रहे हो, अगर आप अमेरिका में कर रहे हो, तो वो उसके मुताबिक करेगा। तो वो आपको क्या करेगा, वो इसको फर्दर जो फुलफिलमेंट सेंटर्स हैं उनके अंदर वो भेजना शुरू कर देगा। तो आप बाज़ वक़्त बड़े इरिटेट हो गए, यार मैंने 200 यूनिट्स भेजे थे, अभी तो सिर्फ 35 शो हो रहे हैं, बाकी ये FC ट्रांसफ़र क्या लिखा आ रहा है। FC ट्रांसफ़र का मतलब है फुलफिलमेंट सेंटर ट्रांसफ़र। वो उस फुलफिलमेंट सेंटर में भेजने की कोशिश करेगा जहाँ पर वो जल्दी सेल आउट होते हैं। क्योंकि मिसाल के तौर पे अगर आप कैलिफोर्निया में बैठे हो और सारी 200 की 200 इन्वेंट्री कैलिफोर्निया में आ गई और आपको अगर न्यूयॉर्क से ऑर्डर आ रहा है, तो अब आप क्या करोगे? तो अमेज़ोन ने चूँकि खुद अपने पैसे बचाने होते हैं, उसने पूरी शिपिंग मैनेज करनी होती है, तो वो ऑलरेडी चीज़ों को ऐसी जगह पर प्लेस करता है जहाँ पर उसको शिपिंग कम पड़ती है और कस्टमर को क्विकली, प्राइम बायर्स होते हैं बहुत सारे जिनको सेम डे डिलीवरी चाहिए होती है। अगर आपकी प्रोडक्ट कैलिफोर्निया पड़ी है, न्यूयॉर्क के किसी प्राइम बायर ने आपकी प्रोडक्ट ऑर्डर कर दी, तो उसको सेम डे नहीं मिलेगी। इसलिए अमेज़ोन बड़ा स्मार्टली आपकी चीज़ों को करता है, तो आपने परेशान नहीं होना। और इवन अगर प्रोडक्ट FC ट्रांसफ़र के अंदर भी हो तो भी आपको ऑर्डर्स रिसीव होना शुरू हो जाते हैं। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। थोड़ी सी मुश्किल होगी, कोई मसला नहीं, वीडियो को दोबारा देख लो, स्टेप बाय स्टेप नोट्स बनाओ, आपको पता चलेगा शिपिंग प्लान क्या होता है, क्यों करते हैं, सोर्सिंग के बाद का स्टेप है। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हम ये अज्यूम कर रहे होंगे कि हमारी लिस्ट अब एक्टिव हो गई और हम बात करेंगे प्रोडक्ट लॉन्च के बारे में, हम बात करेंगे PPC कैंपेन्स के बारे में। तो कोई भी सवाल यहाँ तक कोर्स से रिलेटेड, जो कि हमारा Amazon 2.0 FBA क्रैश कोर्स चल रहा है, आप नीचे आके क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसको आंसर करने की कोशिश करूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि कैसे अमेज़ोन के वेयरहाउस में आप अपनी इन्वेंट्री पहुंचाते हैं सप्लायर के थ्रू या अपने वेयरहाउस से खुद, और हमने देखा कितनी तरह के लेबल्स होते हैं, प्रोडक्ट लेबल और बॉक्स लेबल। उम्मीद है पिछली वीडियो आपने देखी होगी और काफ़ी कुछ सीखा होगा। अब हम अज्यूम करते हैं कि भाई आपकी इन्वेंट्री अमेज़ोन के वेयरहाउस में पहुंच चुकी है और आपकी लिस्ट एक्टिव हो चुकी है। अब क्या होगा? क्या ऑर्डर आने शुरू हो जाएंगे? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएंगे ऑर्डर। उसकी वजह, जब भी आप कोई नई लिस्ट लगाते हैं तो आपकी लिस्ट फर्स्ट पेज पे नहीं होती, आपकी लिस्ट होती है कहीं 30, 35, 40 पेज पे, डिपेंड करता है आप किस मार्केट में और क्या कंपटीशन है। अब हमारा काम क्या होता है? अब हमारा काम ये होता है कि हमने अमेज़ोन को पैसे देने होते हैं कि भाई हमारी प्रोडक्ट को पहले पेज पे शो करो। इस प्रोसेस को हम PPC कैंपेन्स लगाना कहते हैं। PPC का नाम तो आपने सुना होगा, इसका एब्रीविएशन होता है जी पे पर क्लिक। ठीक है, हम अमेज़ोन को पर क्लिक
पे करते हैं। कितना पे करते हैं अभी हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं। पे पर क्लिक अमेज़ोन को कहते हैं कि भाई ये हमारी लिस्ट है, इसको उठाओ पहले पेज पे लगाओ। अक्सर आप amazon.com पे जाते हो या amazon.ae या किसी भी मार्केट प्लेस में जाते हो तो वहाँ पर सबसे ऊपर स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स नज़र आ रही होती हैं। कहने का मतलब ये है, लिस्ट लगी होती है और लिस्ट के नीचे स्पॉन्सर्ड लिखा होता है। बेसिकली ये पीपीसी कैंपेन्स की वजह से वो लिस्ट पहले सफ़े पे दिखाई जा रही होती हैं, ऑर्गेनिकली नहीं। तो हम लोगों ने भी यही काम करना होता है। जब हमारी लिस्ट नहीं होती है, हमारे पास कोई रिव्यूज़ नहीं होते, हमारा कोई सोशल प्रोफाइल नहीं होता, हमारे पास सेल नहीं होती, तो हमने क्या करना होता है, अपनी प्रोडक्ट को कस्टमर के लिए रीचेबल बनाना होता है। मतलब पहले सफ़े पे कोई भी शख्स 35वें सफ़े पे जाके प्रोडक्ट बाय नहीं करता। अब पहले तो आप एक प्रिंसिपल समझ लें, पीपीसी लगाने का मतलब हर किसी ये नहीं होगा कि आपको ऑर्डर आने शुरू हो जाएंगे। एक फार्मूला होता है बिज़नेस का बड़ा सिंपल सा कि भाई अगर तो आपका बिज़नेस या आपका प्रोडक्ट डिज़ायरेबल है और रीचेबल है तो आप एक कामयाब कारोबार कर सकते हैं या आप एक कामयाब प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। अभी मैंने 2 वर्ड्स बोले हैं, बड़े गौर से सुनिएगा, डिज़ायरेबल और रीचेबल। अब हम इनको समझ लेते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसे पीपीसी कैंपेन्स लगाते जाएंगे आपको कोई सेल नहीं आएगी, बल्कि आपके पैसे ज़ाया होने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले रीचेबल क्या होता है? रीचेबल का मतलब ये है कि आपकी प्रोडक्ट कस्टमर की पहुंच में है, मतलब क्या वो उसे ख़रीद सकता है ईजीली। अब ईजीली का मतलब ये है कि किसी भी शख्स ने अगर ब्लू पेन लिखा और पहले सफ़े पे उसे आपका ब्लू पेन नज़र आया तो इसका मतलब है आपकी प्रोडक्ट उसकी एक्सेस में है, वो ख़रीद सकता है। अगर 35th पेज पे 40th पेज पे पड़ी है तो उसकी रीचेबल नहीं है। कहने का मतलब ये है, हमने मार्केटिंग करके प्रोमिनेंट करना है अपनी प्रोडक्ट को, इसको रीचेबिलिटी कहते हैं। कस्टमर की पहुंच में पहुंचाना मार्केटिंग करके, किसी भी प्लेटफॉर्म को पैसे दे के, फेसबुक मार्केटिंग के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, लिंक्डइन के थ्रू, गूगल पे एड्स चला के या अमेज़ोन के प्लेटफॉर्म के ऊपर खुद। हम जो अभी डिस्कस करें वो अमेज़ोन के प्लेटफॉर्म को डिस्कस कर रहे हैं, अमेज़ोन की पीपीसी कैंपेन्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, हमने प्रोडक्ट को रीचेबल बना दिया। अब कस्टमर के सामने प्रोडक्ट है लेकिन वो ख़रीद नहीं रहा, उसके ऊपर क्लिक नहीं कर रहा, इसका मतलब है आपकी प्रोडक्ट दूसरे प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करी, वो है डिज़ायरेबल। आपकी लिस्ट डिज़ायरेबल ही नहीं है, आपने अच्छे इमेजेस नहीं यूज़ किए, आपने प्रॉपर कीवर्ड्स के साथ उसका टाइटल नहीं लिखा, कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं कर रहा वो टाइटल, आपने अपना सोशल प्रोफाइल बिल्टअप नहीं किया, तो कौन प्रोडक्ट ख़रीदेगा आपकी? आपने पैसा लगा के मार्केटिंग करके उसको पहले सफ़े पे बिठा दिया लेकिन उसकी डिज़ायरेबिलिटी पे काम ही नहीं किया, आपने उसको डिज़ायरेबल ही नहीं बनाया। इसीलिए मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ कि भाई पीपीसी कैंपेन लगाने से पहले आपकी जो प्रोडक्ट लिस्ट है वो प्रॉपर ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। मतलब आपका टाइटल ऐसा हो कि कस्टमर पढ़े वो कहे हाँ यही तो मेरी प्रॉब्लम थी और ये प्रोडक्ट सॉल्व कर रही है, चलो भाई कमाल हो गया। तो फिर अब आपने क्या करना है, जब आपको यकीन हो जाए कि आपकी प्रोडक्ट अब डिज़ायरेबल है, अब आपने उसको कस्टमर की रीच में पहुंचाना है। और अब हम लगाएंगे पीपीसी कैंपेन्स। पीपीसी कैंपेन्स लगाना बहुत ईजी है, अनटिल अनलेस, बिल्कुल ये ऐसी है। पीपीसी कैंपेन लगाने का मतलब ये है कि आपने एक प्लान किया, उसको एग्जीक्यूट करना। एग्जीक्यूशन बहुत ईजी है, 5 मिनट में कैंपेन लगा दोगे, लेकिन 5 मिनट की जो वो वर्किंग है उसके पीछे आपके महीने लगे होते हैं। आपने कीवर्ड्स रिसर्च की होती है, कंपैटिटर एनालिसिस किया होता है, तब जाके आप एक कामयाब कैंपेन लगाते हैं। कैंपेन्स मुख्तलिफ़ तरह की होती हैं। कैसे लगाया जाता है, आप मेन्यू बार में जाते हैं, सेलर सेंटर में लेफ्ट साइड पे जो 3 बार्स नज़र आ रही होती हैं, नीचे एडवर्टाइजिंग में आते हैं, वहाँ और भी आपके पास ऑप्शन आ रही होती हैं, कूपन्स, प्रमोशन, इंशाल्लाह उनको भी हम किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम पीपीसी को डिस्कस कर रहे हैं। तो वहाँ पे कैंपेन मैनेजर की ऑप्शन आ रही होती है, आप उसे क्लिक करेंगे एक नई विंडो खुल जाएगी। तो वहाँ पर एक बटन आ रहा होता है क्रिएट अ कैंपेन, आप क्रिएट अ कैंपेन पे क्लिक करेंगे, वो कैंपेन का नाम पूछेगा, मुख्तलिफ आपसे पूछेगा किस एसन पे लगानी है, जिसको आप एडवर्टाइज़ करना चाह रहे हैं उसको सेलेक्ट करें। फिर वो आपसे बिड पूछेगा कि आप कितनी बिड लगाना चाह रहे हैं। लाइक बिड का मतलब क्या होता है कि अगर कोई शख्स आपके ऐड पे क्लिक करे तो आप अमेज़ोन को कितने पैसे देंगे। वहाँ पे कुछ रिकमेंडेड वैल्यू लिखी आ रही होती है, आप चाहें तो वो भी रख सकते हैं, या अगर आपने रिसर्च किया है तो आप उसके मुताबिक भी अपनी बिड वैल्यू रख सकते हैं कि कंपैटिटर क्या पे कर रहा है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि बिड वैल्यू क्या। अब आप कहें ना जगह लिमिटेड है यार पहले सफ़े पे, तो सिर्फ आप ही तो कैंपेन्स नहीं चला रहे, हर बंदा ही कैंपेन्स चला रहा है। तो यही वजह है कि अमेज़ोन उसको पहले सफ़े पे रखता है जिसकी बिड वैल्यू अच्छी होती है। तो उसके मुताबिक आपने बिड वैल्यू रख लेनी है। फिर उसके बाद वो आपको कुछ ऑप्शन देता है कि भैया आप ऑटोमेटिक कैंपेन्स लगाना चाहते हो या मैनुअल लगाना चाहते हो। ऑटोमेटिक में चीज़ें बिल्कुल सिंपल हो जाती हैं, आपके लिए कुछ भी नहीं करना है। अमेज़ोन ने खुद ही अपने एल्गोरिदम को यूज़ करते हुए आपकी जो लिस्ट है वो उन लोगों को दिखानी है जिनको उससे लगता है कि यार ये ख़रीद सकते हैं। तो आप ऑटोमेटिक करके
रिजल्ट ले सकते हैं। उसमें आपको बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स भी निकल आते हैं जो कि आपने कभी सोचे भी नहीं होते, हाँ यार ये है क्यों। उसके बाद हमें प्रॉपर एक एक्सेल शीट हमें देता है अमेज़ॉन के, भाई ये शीट पकड़ो और एनालिसिस कर लो कि तुम्हें किस पे इंप्रेशंस आए हैं, किस पे क्लिक्स आए हैं, किस पे आपकी सेल जनरेट हुई है। तो उसके मुताबिक हम अपनी कैंपेन को ट्यून इन भी करते हैं। और ऐसा हर किस नहीं होता कि एक लिस्ट पे हम एक ही कैंपेन लगाते हैं, हम एक ही लिस्ट पे मल्टीपल कैंपेन्स लगाते हैं। कैंपेन्स बेसिकली एक्सपेरिमेंट बेस होती हैं। आप कैंपेन लगाते हो, उसको 3-4 दिन छोड़ देते हो, फिर देखते हो मुझे क्या फीडबैक आया। जिन पे आपको अच्छा फीडबैक नहीं आ रहा होता वहाँ जिन कीवर्ड्स पे, तो वहाँ पर नीचे ऑप्शन आ रही होती है नेगेटिव कीवर्ड्स की, तो आप नेगेटिव कीवर्ड्स में वो कीवर्ड्स एंटर करके उसको एलिमिनेट कर सकते हो। इसी तरह अब आपके पास, अगर आप मैनुअल में जा रहे हो तो मैनुअल में आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। आप कीवर्ड बेस पे कैंपेन लगा सकते हो। लाइक अगर कोई शख्स ब्लू पेन लिखे तो उसको मेरा ऐड नज़र आना चाहिए पहले सफ़े पे, तो आप उस कीवर्ड पे कर सकते हो टारगेट। फिर इसके अलावा आप कैटेगरीज को टारगेट कर सकते हो। इसके अलावा आप अपने कंपैटिटर के प्रोडक्ट पेजेस को टारगेट कर सकते हो। अक्सर आपने देखा ना, आप किसी भी प्रोडक्ट लिस्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट पेज खुलता है तो नीचे भी स्पॉन्सर्ड एड्स चल रहे होते हैं। तो आप किसी कंपैटिटर की ट्रैफिक को अपने ऊपर डाइवर्ट करवा सकते हो अगर आपकी लिस्ट बहुत अच्छी है। अगेन पीपीसी कामयाब तब होती है जब आपकी लिस्ट ऑप्टिमाइज होती है। लगाने का तरीका मैंने अभी आपको 2 मिनट में बता दिया। मेन्यू बार में जाना है, कैंपेन में एडवर्टाइजिंग में जाना है, कैंपेन मैनेजर में जाना है, वहाँ पे जाके कैंपेन का नाम रख लीजिएगा, जो जो चीज़ें वो पूछ रहा है वो बताते जाइएगा। उसके बाद लॉन्च कैंपेन पे क्लिक करेंगे तो आपकी कैंपेन एक्टिव हो जाएगी। लेकिन आपने पहले ही दिन परेशान नहीं होना कि सर रिस्पांस नहीं आ रहा, 3-4 दिन उसको देखें। उसके बाद और मल्टीपल कैंपेन्स लगाएं, एक ऑटो पे लगा दें, एक कीवर्ड टारगेटिंग पे लगा दें, एक कैटेगरी को टारगेट करके लगा दें, एक प्रोडक्ट पेज पे लगाएं। फिर उनको देखें, जिन पे अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा उनको बंद करते जाएं। अगर आपने ऑटोमेटिक में रखा हुआ है और आपको पता है कि यार ये कीवर्ड्स ऐसे हैं जिन पे क्लिक्स आ रहे हैं, सेल नहीं आ रही, तो इनको साइड पे कर दें। इंप्रेशंस को देख लेते हैं। इंप्रेशंस क्या होता है? इंप्रेशन का मतलब ये है कितनी बार आपका ऐड कस्टमर को दिखाया गया, इसको इंप्रेशंस कहते हैं। फिर एक और टर्म होती है क्लिक थ्रू रेट, कि फॉर एग्जांपल अगर 100 लोगों ने देखा तो कितने लोगों ने उस पर क्लिक किया। मिसाल के तौर पे अगर 100 लोगों ने देखा और 10 लोगों ने क्लिक किया तो CTR होगा 10%। क्लिक थ्रू रेट ये 10% होता है। फिर एक और टर्म होती है जिसको हम एकॉस कहते हैं, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल। तो आपने इसमें क्या करना होता है, ये देखना होता है कि आपकी एकॉस की वैल्यू आपके प्रॉफिट मार्जिन से काफ़ी कम होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपका प्रॉफिट मार्जिन 20% है तो आपकी एकॉस की वैल्यू जो है वो कोशिश करें कि बिलो 10% हो। अगर बिलो 10% आपकी एकॉस है, यानी कि एडवर्टाइजिंग कॉस्ट है प्रोडक्ट के मुताबिक, तो भाई समझ लो आपकी कैंपेन बहुत कामयाब जा रही है और आप पैसा लगा के भी पैसा खींच रहे हैं। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। फिर भी कोई सवाल आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।